वेलकम करती हूँ इस क्लास में। अभी तक 2 दिन से जिस विषय के साथ हम जुड़े हुए थे, आप सभी उससे अवेयर होंगे। हमने अपने घर के वास्तु को किस तरीके से देखना था, किस एनर्जी के साथ उसको पढ़ना था और कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो उन विषयों के ऊपर बात किया हमने। अगर सोचते हैं, आज हमारा डे 3 है, अभी तक आप इतने तो अवेयर हो गए होंगे कि किन छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में आप पहले अवेयर नहीं होंगे, लेकिन एक तरीका होता है, एक विधि होती है, अगर उस तरीके से किसी चीज़ को किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट हमारे पास 100% आ जाते हैं। आज हम थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफिंग ज़रूर दूँगी, क्योंकि जो लास्ट तक स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास में रहेंगे, उनको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा और इसके बारे में जानने को मिलेगा कि एक टीचर जब अपने बच्चों को कुछ सिखाता है, तो ना केवल उनके आगे बढ़ने के लिए उनके सपोर्ट सिस्टम की वजह से वो खड़ा होता है, सिर्फ ज्ञान देकर और मैं अगले ग्रुप में मूव ऑन हो जाऊँ, मेरा कभी पर्पज़ ये नहीं होता। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और उनके साथ मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक टीचर की हैसियत से ही होती हूँ। मैं हमेशा मना करती हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को आपको दे रही हूँ, आप उसकी फीस मुझे दे रहे हैं। लेकिन मैं एज़ अ टीचर बन के आपको गुरु जैसा ज्ञान ज़रूर दूँगी, वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्तव्य है आपको देना। अगर मेरा स्टूडेंट कोई आगे चलकर मुझसे भी अच्छा पढ़ाता है, तो मैं खुद से एप्रिशिएट करूँगी। अगर मेरा कोई पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जाके अपना नाम कमाता है, बहुत अच्छे-अच्छे वास्तु वाले घर बनाता है, लोगों के घरों में एक रोशनी, एक खुशियाँ देने का काम करता है, तो मैं खुद उसको एप्रिशिएट करूँगी। ये काम होता है किसी गुरु का। बट अनफॉर्च्युनेटली मैं ऐसे गुरु के सानिध्य में आई जो सोचा गुरु था, लेकिन टीचर ही निकले वो भी। तो कहीं न कहीं मैं किसी के विषय में नहीं बात कर रही, लेकिन आज इस मंच से, हमारे ऑकल्ट शाला के मंच से, मैं आप सभी अपने एग्ज़िस्टिंग स्टूडेंट्स को और अपने आज के बाद हमारे परिवार से जुड़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स को ये ज़रूर आश्वासन देती हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चों को पता है कि मैंने जो बोल दिया, वो कभी भी उससे मैं पीछे नहीं हटी। अगर हमने बोला आपको, मैं आज से इस ज्ञान के साथ, अपने नए ज्ञान के साथ, अपने तरीके से पढ़ाए हुए विद्या के साथ आपको लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे ग्रंथों में दी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से दी हुई है। उसको अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने रचना की है, तो ये मैं गलत हूँ। तो मैं किसी के लिए, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी ये ज्ञान नहीं है, ये हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया ज्ञान है। उसी ज्ञान को हम अगर तरीके से, जैसे उन्होंने उस सम्मत विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया, अनुवाद, ट्रांसलेशन चेंज हो सकता है, लेकिन उस विषय को हम अपना बनाकर और महानता का प्रचार करते फिरे, तो ये कोई गुरु को शोभा नहीं देता। तो आज के बाद इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के पास हमारा जो ग्रंथों से जुड़ा हुआ ज्ञान होगा वो दिया जाएगा, और मैं आपको बाकायदा पेज नंबर बताऊंगी उस ग्रंथ का, कि उसमें जाके आप टेस्टिमनी देख लीजिए। हो सकता है एक बार आपको समझ नहीं आए, विद एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, क्योंकि मैं डे 1 से बताती हूं, मैं कभी किसी से कोई झूठे प्रॉमिस नहीं करती हूँ, कोई भी झूठा ज्ञान मैं अपना नहीं बनाती हूँ। जो भी मैंने अपने बच्चों को बोला वो हमेशा पूरा किया, और आज इस मंच से इस बात को दोबारा साझा करती हूँ कि अगर ऑकल्ट शाला ने आपको ये कोर्स दोबारा रीजॉइन करने का, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है रेजिडेंशियल वास्तु के, वो दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर रीजॉइन करेंगे और इस ज्ञान को दोबारा से सीखेंगे, ताकि वो जब यहां से जाएं तो अपने टीचर के मान को आगे बढ़ाएं, और उनके अंदर मैं ऐसे इस ज्ञान को भर दूंगी कि कोई चाहकर भी कोई दूसरा व्यक्ति उसको इरेज नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे स्टूडेंट पर अपनी स्टैंप लगा दे, क्योंकि ज्ञान आपके सीखने पर निर्भर करता है, और अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा उनके मान के साथ खड़ा रहे, उनकी रिस्पेक्ट के साथ खड़ा रहे, उनसे इनसिक्योरिटी ना ले,
अगर उनके बच्चे आगे निकलते हैं तो वो इनसिक्योर ना हो जाएं। मैं प्राउड फील करूंगी अगर कोई मेरा बच्चा मुझसे भी अच्छा पढ़ा दे तो मैं जरूर उसकी क्लास अटेंड करूंगी, ये प्रॉमिस करती हूं आपसे। और मुझे प्राउड होगा ऐसे बच्चों पे। और बनिए ऐसे, मैं आपके साथ हूं। मेरी कभी भी आपको जरूरत पड़ती है मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके करियर में, आपके आगे बढ़ने में कभी भी आप कहीं अटकते हैं तो हमेशा एक टीचर की हैसियत से, क्योंकि मैंने खुद ने बोला मैं कोई गुरु नहीं हूं। गुरु वो होता है जो अपने ज्ञान को बेचता नहीं है। इस पूरे मार्केट में अपने आप को गुरु कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर गुरु आप हैं तो अपने ज्ञान को फ्री में दीजिए तो आप गुरु हैं। अगर आपने अपने ज्ञान की कीमत लगा ली तो आप अपने ज्ञान को बेच रहे हैं। आप गुरु नहीं हैं, आप टीचर हैं। और हमारे जैसे खरीदार अगर आपको ना मिले तो आपको कोई जानेगा नहीं इस सोसाइटी में। तो गुरु मत कहिए, अपना बड़ा शब्द का अपमान मत करें, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। सभी टीचर्स ही हैं इधर से उधर से ज्ञान लेके, तो किसी का ज्ञान अपना नहीं, ग्रंथों का ज्ञान है, आगे ट्रांसफर होता रहेगा, किसी के साथ जाएगा नहीं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, मेरी भी नहीं। और इवन आप भी मत समझिएगा। मेरे बच्चे स्किलफुल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और बिना किसी डर के काम करेंगे। और मुझसे परमिशन लेने की भी आपको जरूरत नहीं है, ये भी फ्रीडम दिया मैंने आपको। अगर मेरा ज्ञान सच्चा है, सही है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे प्राउड होगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ये जरूर बताना था, मेरे स्टूडेंट एक नया आयाम हासिल करेंगे और वो सब कुछ पाएंगे जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। आई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सर, आपने मुझे एटलीस्ट इतना फ्रीडम दिया कि अपने बच्चों के लिए हम इतना कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी आप अपनी एनर्जी अगर देख पा रहे होंगे, क्योंकि आई एम फुल ऑफ एनर्जी नाउ, देख पा रहे होंगे तो आपकी एनर्जी भी मुझे फुल चाहिए। अपने वीडियोस ऑन कीजिए, अपनी खिड़कियां खोलिए, ज्ञान के चक्षु खोलिए, ताकि ज्ञान का सागर आप तक पहुंच सके। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने 2 दिन में जो सीखा है वो सीखा हमने कि आप वास्तु को कैसे सीखेंगे, क्या देखेंगे, तरीका, नजरिया बदलते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए एक लाइफ कोच हूं, ना केवल सिर्फ ये किताबी ज्ञान देती हूं। आप आज आखिरी क्लास तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञान की परिभाषा क्या होती है। और मैं इस तरीके की लाइफ कोच हूं, अपने स्टूडेंट्स के पीछे और हमेशा रहूंगी। जब तक ये चैनल रहेगा आपको ऑथेंटिक ज्ञान, वैल्यूएबल नॉलेज और अपने टीचर का साथ हमेशा रहेगा। बस इतना ही प्रॉमिस कहूंगी। आज हम बढ़ेंगे तीसरे विषय पर, यानी कि अभी तक हमने अपने एनवायरनमेंट को देखा, शुद्ध किया, अपने घर के आसपास के वातावरण को जाना, और जो भी एनर्जीज हैं उनको कैसे देखना है, उन पे कैसे काम करना है, उसके विषय पे बात करेंगे। आगे अगर हम देखें तो ओरिएंटेशन हमने किया, ओरिएंटेशन अभी करेंगे, कहां पर क्या बनना है वो आज सीखेंगे, क्योंकि आज टोटल हम बात करेंगे दिशाओं के ऊपर। अब दिशाओं का जो खेल चल रहा है देखा जाए तो प्रामाणिकता भी मैं प्रस्तुत करूंगी। यहां पर जिन विषयों पर दिशाओं को बताया गया, आज तक जो आपने सीखा, आपने अभी तक अपने घरों को जिस तरीके से बनाया, जो मैपिंग की, जो ग्रिडिंग की, उसके पीछे आपके पास एक शक्ति चक्र था जो आपने अमेज़न से ऑर्डर किया। वो शक्ति चक्र आपका ऑथेंटिक मार्किंग नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए भी हुआ तो यही हुआ होगा कि गलती किसी से हो गई होगी ये बनाने में, लेकिन अब क्या करें, प्रॉफिट भी कमाना है, पैसा भी देना है। लोगों के डीएनए चेंज कर दो, कुछ भी बोलो, जो बोलते हैं, जो अच्छा सजा के बोलता है वो ज्यादा बिकता है मार्केट में। इसीलिए 64 पद के शक्ति चक्र को मार्केट में उतार दिया गया। आपके घर में आप स्वयं से देख सकते हैं कि किस तरीके की टेस्टिमनी आपके पास होती है। जब आपके पास, जैसे कल भी हमारे पास एक स्टूडेंट थे जो वेबिनार में आए थे, जो मास्टर क्लास में आए थे, उन्होंने बोला कि हमारा कोई रिजल्ट नहीं था, उल्टा हमने जब ट्रीटमेंट किया तो कुछ प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं है, हो सकता है आपने जो ग्रेडिंग किया, जिस पद वास्तु से आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वेरिएशन क्रिएट करता है। क्योंकि 64 पद और 81 पद का
बहुत सारे पदों की गणना शास्त्रों में दी गई है, विश्वकर्मा प्रकाश में भी बोला गया है बड़े अच्छे तरीके से कि आप अगर महलों का या बहुत सारे बड़े बड़े रजवाड़ों का अगर वो करते हो तो उसके लिए 100 पदों का या 1000 पद का वास्तु करते हैं। अश्वशाला यानी कि जो घुड़शाला बनाई जाती थी जहां पहले घोड़ों को रखा जाता था उसके लिए अलग पद वास्तु होता था। बहुत सारे पद वास्तु दिए गए हैं, लेकिन जब हमने निचोड़ किया कि मंदिरों का वास्तु और घरों का वास्तु दोनों में बहुत फर्क है। मंदिरों में जैसे हमने पढ़ा एक्सिस जब होता है नॉर्थ और साउथ एक्सिस, ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट एक्सिस। अगर दोनों की धारणा देखी जाए तो 81 पद और 64 पद दोनों के अंदर ही बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है। 6 डिग्री का यानी कि 6.5 डिग्री का हर एक जोन में वेरिएशन आ जाता है जब हम दोनों पदों को लेकर चलते हैं। 64 पद जो वास्तु शक्ति चक्र यूज करते हैं, पुराने समय में क्या होता था, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेशन मानकर पूरे घर की गणना की जाती थी। कैसे? क्योंकि नॉर्थ पोल, यहां तो शक्ति चक्रना ने नॉर्थ पोल को भी 6 डिग्री हिला दिया। आप देख रहे हो ताकत इसकी, जो ये 64 पद का जिससे हम घर की ग्रिडिंग करते हैं, 6.5 डिग्री आपने नॉर्थ को हिला दिया है। हिल सकता है भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आजकल तो। लेकिन अगर हम 64 पद से वास्तु कर रहे हैं तो आपके घरों में 6.5% तक की वेरिएशन यानी कि डिग्री चेंज हो जाएगी। पुराने शास्त्रों में भी जब ये शक्ति चक्र का प्रावधान किया गया तो उस समय हमने देखा कि सूर्य एनर्जी और चंद्र एनर्जी पर वास्तु बना। आपने किसी ने धूप घड़ी देखी है? धूप घड़ी जो एक लकड़ी से बनाई जाती है, एक ट्रायंगल उसके ऊपर बनाया जाता है, टाइम उस पे लिखे जाते हैं, सूर्य के को ईस्ट का उसका एंगल रख के कर दिया जाता है। जैसे सूर्य उगता है तो उसकी शेडो जाती रहती है, मतलब वो प्लेसमेंट एक जगह है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ईस्ट से उगता हुआ और वेस्ट तक आता है उसकी शेडो, उसकी रोशनी उस पर पड़ती है। धूप घड़ी नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा, गूगल करिएगा, धूप घड़ी बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो शेडो पड़ती जाती है वो आपका टाइम जोन दिखाता जाता है। तो पहले घड़ी ऐसे होती थी, सेल वाली घड़ियां नहीं होती थी। तो उस समय जब ऋषि मुनियों ने जब इस शास्त्र की संरचना की तो उस समय ये देखा गया कि जो नॉर्थ पोल है वो अपने एक्सिस को कभी नहीं छोड़ता, साउथ पोल भी अपने एक्सिस को कभी नहीं छोड़ता। ये दो प्रामाणिकता थी। उसके बाद जहां पर ध्रुव तारा निकलता है वो एग्जैक्ट नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ पर ध्रुव तारा देखने को मिलता है। नहीं तो आप कभी भी अगर तारामंडल देखने का वो मिले, जो एग्जीबिशन होता है या जो आपके पास आसपास जो ऐसा म्यूजियम टाइप होता है उसमें जरूर जाइएगा, और ये नहीं तो गूगल करिएगा, इसके लिए गूगल बाबा जिंदाबाद है, सब कुछ आपके पास आएगा। अब वहां पर ये धारणा होती थी अगर आपका 0 डिग्री नॉर्थ ध्रुव तारा से निर्धारित हो रहा है, सूर्य की एनर्जी निर्धारित कर रही है, तो शक्ति चक्र जो 64 पद का शक्ति चक्र आपने यूज किया उसने 6.5 डिग्री एंगल आपका एफ्लिक्टेड कर दिया। उससे क्या होगा, नॉर्थ में आपके पास 3 देवता, चलिए मैं थोड़ा सा पिक्चर डायग्राम बना के दिखाती हूं, ठीक है? रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी बात को? स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। मेरी एनर्जी आई थिंक आप लोगों से ज्यादा है, इसलिए आपकी विंडोज ओपन नहीं है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। वास्तु क्या है, कोई बात नहीं, लेट के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है, सब आता है हमें, है ना? चलिए कोई बात नहीं। डायरेक्शन इन वास्तु की अगर बात करते हैं, जिस पद की मैं बात कर रही हूं 64 पद की, उसके अंदर जब हम एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूं, अगर ये आपका 0 डिग्री नॉर्थ हुआ तो 0 डिग्री नॉर्थ से लेफ्ट और राइट
तीन यहां पर इसका जो फर्क पड़ता है ना, एक तो आपका सिंपल अगर आपने 4 दिशाएं लेनी है उसमें, लेकिन जब आप देवता एनर्जी फील्ड पर काम करते हो, आपके घर में वास्तु इज टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज। बिना एनर्जी के आपके घर का वास्तु वास्तु नहीं होता। और वो एनर्जी कौन सी है? कॉस्मिक एनर्जी, जिसमें 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र, इसको रट लीजिए आप। कॉस्मिक एनर्जी का नाम आते ही ब्रह्मांड से आने वाली जो भी पॉजिटिव जो रेशो आती है वो इन्हीं के माध्यम से आती है। और सूर्य और हमारे जीते जागते हम अपनी आंखों से देखने वाले ईश्वर तत्व हैं। हमारे भगवान को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। ये भी ग्रहों में सबसे ऊपर सूर्य को माना। तो जब हम 0 डिग्री नॉर्थ है, तो यहां ध्रुव तारे की जो अवधारणा बताई गई, अगर आप 64 पद से करते हो तो आपका 0 डिग्री नॉर्थ यहां बताएगा। ठीक है, ये जो 6 डिग्री आपने इधर से इधर टिल्टेड कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही बदल दिया। सिर्फ एक शक्ति चक्र ने उसको चेंज करने की बजाय उसी को ही स्प्रेड कर दिया और ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया लोगों का कि वो सही ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते। तो किसी को भी राइट नहीं है ये करने का, जो सही है उसी को ही पढ़ाएं, और आपको भी ये राइट है उसी को ही पढ़ें। थोड़ा सा R&D करके कहीं पर आपको जाना चाहिए मेरे विचार से। अब हम 0 डिग्री नॉर्थ की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे यहां पर 3 देवता पड़ते हैं। जब भी दिशाओं का निर्धारण करेंगे तो 0 डिग्री नॉर्थ को नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहला प्रामाणिक तरीका 0 डिग्री नॉर्थ पोल, क्योंकि वही हमारा मेन एक्सेस है। जो आपके पास शक्ति चक्र हैं उनमें अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ पर N5 दिया है तो वही शक्ति चक्र आपका ऑथेंटिक शक्ति चक्र है। वही शक्ति चक्र आपके घरों में इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। अगर आप दूसरे शक्ति चक्र को देख रहे हो तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपका? 0 डिग्री नॉर्थ के लेफ्ट N4 और राइट साइड N5 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? जो सोम देवता फील्ड है, सोम एनर्जी है, सोम देवता वो एनर्जी है जो N4 से, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ आपकी लाइफ में धन देती है, पैसा देती है। नहीं, नॉर्थ N4 भल्लाट का जो देव है, N4 की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको सिर्फ प्रावधान करती है। आपको आपके पास बहुत सारे जॉब्स के लेटर प्रोवाइड करती है। उन जॉब पे जाकर काम करके आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको सोम देवता फील्ड से मिलता है। भल्लाट देव कुछ नहीं कर सकते। हर किसी की पर्सनालिटी का अलग सिस्टम होता है। जैसे मैं मेरा ज्ञान वास्तु का आपको बड़े अच्छे से दे सकती हूं, लेकिन मेरे को हो सकता है आप में से किसी और को किसी और विषय में मास्टरी हो। तो ऐसे ही यहां पर हर किसी की पर्सनालिटी, हर एनर्जी की पर्सनालिटी जो है उसके पास जो है वो वही दे सकता है आपके घर को, आपके जीवन को। लेकिन यहां पर सोम देवता का पद ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या हो गया? आपने सोम देवता को पैसे के लिए अट्रैक्ट किया, उस पर आपने कोई भी रेमेडी परफॉर्म की, आपको धन से समस्या थी, आप जॉब नहीं थी आपके पास लेटर बहुत सारे आ गए, आपका भल्लाट देव बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेटर्स आपके पास आए उनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा? और वो अपॉर्चुनिटी आपको क्या धन निकाल के देगा? वो सोम देवता एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके पास वही एनर्जी है। तो ये वेरिएशन जब आप अपना फूड, उसका देवता की एक्टिवेशन या उसको एक्टिव करते हो अपने पर्पस के लिए, तो आपको फूड रखना चाहिए था यहां, उसका भोग हवन पूजन सब यही करना चाहिए था। बट हो क्या रहा है? यहां हो रहा है, या यहां हो रहा है। N5 का देवता कौन है? भुजंग देवता, जो कि आपको हेल्थ देते हैं, ना कि वो पैसा देते हैं। वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर आपको बिजनेस तो नहीं देगा ना।
बिजनेसमैन ही अपने लिए पैसा कमाएगा। तो ये तरीके होते हैं सीखने के। एक 6.5 डिग्री का अगर आप एंगल ही बदल देते हो तो प्रॉब्लम आनी है। एक देवता फील्ड 11.25 का तो होता ही है, बस एंगल का 11.25 का एक देवता होता है, उसमें हमने 6.5 को हिला दिया, कितना बचा, कितनी एनर्जी आपके घर में एक्यूरेट आई? सारे के सारे पद चेंज हो जाते हैं। 64 पद ने तो साउथ ईस्ट में जो देवता आते हैं उनको भी सिर्फ एक पद की या एक पद की एनर्जी ही डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन अब ये 64 पद का मतलब क्या हुआ? 64 पद और 81 पद की जो मैं बात कर रही हूं उसका मतलब क्या हुआ? 64 पद मतलब आप अपने घर के, सपोज करें ये आपके घर का मैप है, इसको आप बराबर 8x8 फिगर में, 8x8 बॉक्सेस में चेंज कर लीजिए, यानी कि 8x8 की ग्रिड तैयार करिए। एंग्लो डिवीजन मेथड घरों के वास्तु के लिए अप्लाई हो ही नहीं सकता। यहां पर आप ये वाले ग्रिड की धारणा ही एक्सेप्ट करेंगे। जब भी हम 64 पद की बात करते हैं तो टेंपल बनाने के लिए आप हमेशा 64 पद में बनता है, क्योंकि उसमें ईस्ट और आपका वेस्ट लॉन्गर डायरेक्शन एक्सिस पर काम करती है। मैंने कल भी बताया था कि वरुण देवता पर गर्भगृह बनाया जाता है जिसका मंदिर होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर यही वास्तु ही कॉस्मिकली और जियोपैथिकली जब अलाइनमेंट सही हो जाता है, एंगल ऑफ एनर्जी कॉम्बिनेशन बहुत सशक्त हो जाता है, वही वास्तु आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपकी लाइफ में जो आप चाहिए वो ले सकते हो। जैसे उसका जीता जागता एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी टेम्पल, कभी गए हो तो देखिएगा। वहां पर एक्यूरेट वरुण के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापना की गई गर्भगृह में। उनके आग्नेय कोण में, उस प्रॉपर्टी के आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में जहां पर लड्डू का भोग बनाया जाता है वो प्रावधान किया गया। नॉर्थ ईस्ट में पानी की व्यवस्था की गई। यानी कि अगर हम चाहे मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, कोई भी आपका चाहे बगीचा हो, कुछ भी बना रहे हो, उसका अगर आपने एंगल तरीके से किया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर ली, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है जितना कि आपका बेशक कितना ही अच्छे से बना हुआ घर क्यों ना हो, उतने रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये वेरिएशन है 81 पद और 64 पद के शक्ति चक्र में। अब आप देखिए, आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं क्या? मंदिरों में आपको पैसा, रिश्ते और गृहस्थ जीवन नहीं जीने को मिलेगा। अगर वो चाहिए तो आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अपने लिए पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, अपने बच्चों के लिए करियर और धन संपदा, मटीरियलिस्टिक गेन अगर चाह रहे हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, तो आपको 100% 9x9 ग्रिडिंग यानी कि 81 पद विन्यास से अपने घरों को बनाना है। आप किसी के पास अपना मैप बनवाने जाइए, उसको पहले ही क्लियर करिए, 9x9 की ग्रिड से मुझे बना के दीजिए। ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं उनको, वो गलत चीज आपको नहीं सिखा सकते। उसके बाद अगर हम आगे 9x9 के पद की बात करें, 81 पद की बात करें, तो देखिए वेरिएशन तो आपने सीखा कि क्या तरीका हुआ। अब जब हम 89 पद की बात करते हैं तो उसमें एग्जैक्ट नॉर्थ पर, N5 पर, ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट, यानी कि सूर्य की प्लेसमेंट ही देखिए 6.5 डिग्री हिला दी है उन्होंने, शक्ति चक्र ने। करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप सभी के पास अवेलेबल है। 81 पद का नहीं होगा शायद, बट 64 तो सबके घरों में है ना, बहुत सारे चक्र अवेलेबल हैं। ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट पर सूर्य होता है और ये भी E5 पर होता है। 180 डिग्री पर S5 होता है जिसमें यम देवता होते हैं। W5 पर आपका वरुण देवता होते हैं। ये एक्यूरेट जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं। हम इसको चेंज करने की ताकत किसी में नहीं, ग्रंथों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो किसी की बात को
आंख पे पट्टी बांध के मत मानिएगा आज के बाद, अगर इस क्लास से आप कुछ सीख के जाना चाहते हैं तो। उसके बाद जब हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं, उसके लिए टेस्टिमनी भी मैं आपको दे रही हूं। अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश आपके पास किसी के पास है तो पेज नंबर मैं आपको बता रही हूं इसका 124 पर सूर्य के पद को 5 नंबर पर रखा गया है। जब आप देवता फील्ड बनाते हैं, नहीं दिख रहा है बट ये मेरे पास, मैं जिसको हमेशा एडमायर करती हूं उसके लिए उसके पेज नंबर मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वहां पर सूर्य के पद को E5 में बताया गया है। इसीलिए दो चीजों की धारणा, जब हम सूर्य से ओरिएंटेड हाउस में रहते हैं तो सूर्य नहीं हिला सकते। पेज नंबर 124 है ना, आई थिंक, हाँ जी 124। यहां पर जब हम अपने वास्तु हवन पे पूजा करते हैं, वास्तु विधान जब करते हैं, जब 45 एनर्जी शक्ति पुंज को अपने घर के अकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि एडवांस में आपको देवता मार्किंग भी सिखाया जाता है, रेजिडेंशियल वास्तु में आपको दिशाएं मार्किंग करनी सिखाई जाती हैं, और मैं मतलब प्रॉपर आपको करके दिखाती हूं, वही आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर N5 में नॉर्थ हो गया, E5 में सूर्य निकल गया, S5 में 180 डिग्री पर आपका साउथ हुआ और 270 डिग्री पर वेस्ट हुआ, जहां पर सूर्य आकर छिप जाता है। यहां से चंद्र की किरणें ऊर्जान्वित होती हैं। यही दो जीते जागते ग्रह हैं हमारे पास, हमारे ईश्वर हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी सभी जो तत्व हैं वो एनर्जी पुंज हैं। और आज आखिर तक बने रहिएगा, आज आपको इस एनर्जीज पर ही कैसे आपके घरों में स्थापना करते हैं वो सीख कर जाएंगे। आज ये समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ तो थम्स अप करेंगे जल्दी से। यहां पर हमारी मेन डायरेक्शंस निकली, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 मेन डायरेक्शन हमारे पास हुई। उसके बाद जब हम इनको डायगोनली देखते हैं, डायगोनली देखने का मतलब है, अगर हम किसी भी एक चीज और आप यहां से आज सीख के जाइए, कभी भी जिस प्लॉट का जैसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज करे कोई बिल्डिंग ऐसी है तो उसका ब्रह्म स्थान भी उसी के शेप का होता है, कभी भी सर्कुलर में मत मानिएगा, ध्यान रखिएगा। जिस प्लॉट की जैसी संरचना होती है वैसा ही उसका ब्रह्म स्थान का एरिया या उसकी शेप हो जाती है। हमेशा इस बात को रखिए, कभी भी ये प्लॉट ये बना दिया और हमारा ब्रह्म स्थान ये हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ये भी इसी फॉर्मेशन में जाएगा। अब 64 पद की हमने बात की और 81 पद की बात की, तो यहां पर जिन दिशाओं को हम लेके चल रहे हैं, यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर प्लस 45 डिग्री का एंगल बनाते जाएं, यानी कि 45 90 डिग्री हो गया, तो दो वेरिएशन, यानी कि इनके बीच को इंटरसेक्ट करती हुई जो दिशाएं हुई 45 डिग्री के एंगल पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिकेट करता है। नॉर्थ से राइट हैंड साइड की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घरों में मार्क होती है। ये टिल्टेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा आपके प्लॉट इसी फॉर्मेशन में बने, जरूरी नहीं है। ये आपका टिल्टेड प्लॉट भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे भी हो सकता है। ये प्रावधान दिया गया है, लेकिन इनको भी, ऐसे प्लॉटों को ये दिक्मूल जो दोष बनता है घरों में वो बना देता है। इनके लिए एनर्जी फील्ड थोड़े से कट हो जाते हैं, इसीलिए कट और एक्सटेंशन का जो प्रावधान दिया गया उनमें ही देखने को मिलता है। जो इरेगुलर प्लॉट होते हैं उसमें 0 डिग्री नॉर्थ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अगर आपके घर में इस तरफ टिल्टेड है, यानी कि इस तरफ आ रहा है, तो टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे, और अगर इस तरफ आ रहा है तो टिल्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट बोलेंगे, ऐसे उसको पढ़ा जाता है। तो
हम अपनी मेन 4 डायरेक्शंस के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको पता है आज के बाद 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री साउथ, 270 डिग्री वेस्ट आपके घरों में मार्क अगर आप कर लेते हैं, उनके बीच में आप अपने आप 45 डिग्री पर 2 डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, ऐसे ही इनको इंटरसेक्ट करते हुए इधर से करेंगे, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक करेंगे, तो ये आपकी 2 डायगोनल डायरेक्शंस आ गई। और यहां पर डायरेक्शंस कितनी होती हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कितने डायरेक्शंस जानते हैं आप? फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में, मुझे हर किसी से आंसर चाहिए, जल्दी 1 मिनट में। 8, कमलेश जी कह रहे हैं 8 डायरेक्शंस होते हैं, ओके, लिखिए फटाफट। विद्या कांबले जी कहती हैं 8, ओके, ठीक है। 16, कविता जी कह रही है 16, और सब ट्राई कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए, मजा आएगा सीखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा तो सिखाने ही बैठी हूं मैं। आंसर जरूर कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव कीजिए, देखिए एक स्टेप आप बढ़ाएंगे नहीं तो दूसरा कदम कभी नहीं बढ़ता, थोड़ी सी एक्टिव होके रखिए। गीता जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है गीता जी का, वेरी गुड। यानी कि कुछ लोग हैं जो अवेयर हैं, बट ज्यादातर परसेंटेज अवेयरनेस की नहीं दिखी मुझे। हम सिर्फ 8 दिशाओं को, इनको अगर देखें तो ये मेन 8 डायरेक्शंस हैं, गलत नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्र हमें ये बोलता है कि जब हम ब्रह्मा की एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जो पूरी भूमि, जो पूरे पूरे देवता, जो कॉस्मिक और भूमि की बात हम बार बार कर रहे हैं, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो कॉस्मिक एनर्जी और नीचे आकाश और पाताल भी 2 दिशाएं वैदिक ग्रंथों में बताई गई हैं, तो 10 दिशाएं आप मान के चलेंगे, आज के बाद 8 दिशाएं नहीं करेंगे, 10 दिशाएं। वो ये 2 दिशाएं तो इन 8 से भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि यही अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी दिशा ऊपर यूनिवर्स से 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट की कॉस्मिक एनर्जी को खींच कर लाती हैं, आपके घरों में एनर्जी देती हैं, और भूमि की ऊर्जा नीचे से, पाताल से अपनी ऊर्जा को जब यहां पर ब्रह्मा के फील्ड पर अंकित कर देती हैं, दोनों का संगम होता है, तो एक नई क्रांति होती है, एक नई एनर्जी बनती है, एक नई केमिस्ट्री क्रिएट होती है। ये केमिस्ट्री ही आपके घरों में सुख और दुख का कारण बनती है, सारा खेल ही इसी का है। तो इन 8 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों एनर्जी हैं, इन्हीं एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, इन्हीं एनर्जी को व्यवस्थित करेंगे, यही काम वास्तु करता है। यही एक्चुअल डेफिनेशन ही यही है, एनर्जी को अपने घरों में बैलेंस करके रहने योग्य बनाना, वो स्थान ही वास्तु है, वास करने योग्य भूमि बनाना वास्तु है। जो पहले और आज के एरा में समय काल परिस्थिति ने बदल दिया, लेकिन हम अपने ज्ञान को नहीं बदलेंगे, जो ज्ञान है वो है। और देखिए कब कितनी स्ट्रॉन्ग साइंस थी उनके पास, ऋषि मुनियों के पास भी, आज भी वही साइंस लागू हो रही है। तो हम मॉडर्न हुए हैं, ज्ञान मॉडर्न नहीं, उनको पहले से पता था ये सारी चीजें हर एक युग में कारगर होंगी। आज से 50 साल बाद अगर ये नॉर्थ और साउथ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होगा। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक धरती रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ये दिशाएं यूं ही अंकित रहेंगी, और ये पहले से ही धारण कर दिया गया। तो सोचिए कितनी बढ़िया साइंस थी, और नॉलेज देखिए उन आचार्यों, उन गुरु ऋषि मुनियों की, सैल्यूट उनको जाता है, उनके चरण वंदन बनते हैं। ठीक है, यहां पर आगे हम 8 दिशाओं के आगे 16 दिशाएं, यानी कि उनके बीच के अगर कोण की बात की जाए, तो हर एक 45 को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 2, नहीं, 90 डिग्री ईस्ट से ही सनराइज होता है जब चमकता है, लेकिन 2.5 घंटे पहले उसकी कुछ गोल्डन रेशो होती है जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन तक पड़ती है। उसकी जो नमी, उसकी जो लालिमा जो उभरती है, आपने देखा है कभी सूर्योदय को होते हुए ना, देखिएगा उसकी पहले
लाल रंग की रोशनी पूरे मतलब केसरी रंग की रोशनी, फिर पीले रंग का, जो 7 रंग उस सूर्य की रोशनी में है, वो सूर्य की रोशनी को पहले 2.5 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। उस समय इसलिए बोला जाता है सूर्य के गुणों को अपना लिया जाए। उस समय पर अगर व्यक्ति उठना शुरू कर दे, अगर उस समय सूर्य नमस्कार शुरू कर दे, तो सूर्य की ब्लेसिंग्स उसके घरों में, चाहे उनका घर ईस्ट से बिल्कुल बंद है, कवर्ड है, या कोई भी दोष है, तो अगर अपने जीवन में सूर्य के गुणों को उतार लिया जाए तो सूर्य पद भी व्यवस्थित हो सकता है। ये महिमा है वास्तु की, ये महिमा है हमारे प्लैनेट और डायरेक्शंस की, इन एनर्जीज की। अगर हम इनको, इनके गुणों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो हमारे जीवन के दुख स्वतः ही नष्ट होने लग जाते हैं। इसीलिए जब हम आज थर्ड टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हम वास्तु किसको बोलते हैं, फर्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था उसकी तरंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी, और चौथा है आपकी चर्या, आपकी दिनचर्या क्या है, आप उसमें किस तरीके से रहते हो, किस भाव के साथ रहते हो, क्या कर्म करते हो। ये 3 सिद्धांत बेसिक प्रिंसिपल बन जाते हैं यहां पर। जितने चाहे आप वास्तु की परिभाषा डेवलप कर सकते हैं, जितने चाहे आप सिद्धांत बना सकते हैं, तो उनकी गरिमा अपने आप में ही बहुत है। ये 8 के बाद 16 दिशाएं बन के आपके सामने आ जाती हैं। इन 16 दिशाओं में अपने अपने गुण होते हैं, जैसे मैंने बताया, इन इन एनर्जी के अपने अपने गुण दोष होते हैं, और आपके घरों के अंदर वही चीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये आदेश उनको ब्रह्मा, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, आपके घर का ब्रह्मा एनर्जी फील्ड है, वो ये इंडिकेट करता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा जी का, जिसने पूरी सृष्टि का रचना की, उसी ने ही वास्तु विधान की भी रचना की। माध्यम मात्र बनाए जाते हैं, ड्यूटीज दी जाती हैं, वो अपने अपने काम बखूबी करते हैं। यहां पर जब हम ये ब्रह्मा एनर्जी की बात करते हैं, ब्रह्मा एनर्जी इनको कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि ये अनमैनिफेस्टेड एनर्जी होती है। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड अनमैनिफेस्टेड एनर्जी होती है। यहां से ही सारी एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है, जिसके साथ ये मिल जाती है। अगर ईस्ट में ये एनर्जी जाएगी तो ये ईस्ट की बन जाएगी, अगर वेस्ट में, साउथ में जाएगी तो ये वेस्ट और साउथ की बन जाएगी, अगर ये एनर्जी फ्लो नॉर्थ में गई तो ये नॉर्थ की बन जाएगी, वहां की मैनिफेस्टेशन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सारा सोर्स इन्हीं एनर्जीज पर बेस्ड है। आप अपने घर की एनर्जी को समझना शुरू जिस दिन कर देंगे, आपके घर का वास्तु आप स्वतः ही कर लेंगे। दिशाओं का ज्ञान वास्तु नहीं है। दिशाओं का ज्ञान ये हमने अपनी वीडियो दे दी फ्री में, बेसिक कोर्स करा दिया, दिशाएं पढ़ा दी, ये कोई ज्ञान नहीं है। सॉरी टू से, बट ये हार्ड फैक्ट है। हम लोग इसी में लॉलीपॉप से खुश हो जाते हैं, गूढ़ ज्ञान नहीं है। हम सबके पास लॉलीपॉप है और बच्चों की तरह उसको या च्युइंगम समझ के चबाते रहिए। च्युइंगम, च्युइंगम पता है क्या होती है? च्युइंगम का टेस्ट ऐसे रिश्तों को ही बताता है। आप हंसेंगे, शादी भी एक च्युइंगम बोलती हूं मैं तो, शादी के रिश्ते को भी च्युइंगम ही बोलती हूँ। थोड़ा सा टाइम जब खाते हैं थोड़ा सा स्वाद आता है, बाद में पूरी जिंदगी चबाते रहिए, टेस्टलेस होती है। समझते हैं? वास्तु भी वही च्युइंगम, हम च्युइंग जो है, लॉलीपॉप कह लो या च्युइंगम कह लो, हम लोग चबाते हैं जो हमने दे दिया। 1-2 दिन, हाँ, हमने 16 दिशाएं सीख ली, हमने वास्तु कर लिया, हम खुश। आगे क्या? आगे हमारे कोर्सेज में आइए, आगे हमारे कोर्सेज में आइए। 1 लाख रुपए दीजिए, इतना कीजिए, फिर भी आधा अधूरा ज्ञान। गलत कह रही हो तो बताइए, अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूं मैं, छोटी बात नहीं बोल रही हूं। यहां पर मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, वो समझ सकते हैं कि मेरा ज्ञान की वैल्यू और उसकी कीमत क्या है। हमारा ये प्रण है, हर किसी जन जन तक, जो ये बड़ी बड़ी बात बोल के खुद शहंशाह बन गए, हमारा ये प्रण है हर एक जन जन तक थोड़ी सी कीमत देके, क्योंकि देखिए ये कीमत सिर्फ हमारे
स्टाफ जो आपके लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उनके लिए जो हमारे लिए काम करते हैं, उनके लिए भी हमें पे करना होता है, सिस्टम है एक तरीका। लेकिन आप खुद ही वैल्यू को देख सकते हैं। ज्ञान वही है, किसी की संपत्ति नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूं, मेरी भी नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को हर किसी को जानने का अधिकार है, और ये आपका अधिकार है। उस ज्ञान को आपके चद्दर के हिसाब से अगर मिल जाए तो ना तकलीफ आपको हो, ना तकलीफ सामने वाले को हो, ज्ञान भी मिल जाए और आप समृद्ध भी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन विडंबना है कि हम सिर्फ इसी में ही खुश हो जाते हैं और हम समझते हैं हमने अपने घरों का वास्तु कर लिया। इन जो हमारे से जुड़ेंगे और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनको पता है इन 25 दिनों में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। नहीं तो टेस्टिंग कर लीजिए। अगर आप हमारी क्लास में आके ये बोल दें कि हमारे यहां पर आपको आधा अधूरा ज्ञान मिला, वहां हमारी जो 16 दिशाएं थी वही भली थी, तो मैं आपको आपकी फीस वापस कर दूंगी। इतना चैलेंज करती हूँ मुझसे, आप मेरी अपनी फीस ले जाइएगा वापस। ये टेस्टिमनी मैंने यही जो मैं बुक से दिखा रही थी उसी की पिक्चर आपको मैंने भेजी है, आप देख सकते हैं। अब 81 पद का ये शक्ति चक्र आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप अपने 0 डिग्री नॉर्थ को यहां से N5 पर, जहां पर 0 डिग्री नॉर्थ हो, ये पहचान बता रही हूं, वो ही 81 पद विन्यास आप करें। अगर ये आपके पास नहीं है तो अपने घर के मैप को उठाइए, उसमें 9x9 की बराबर हिस्सों में ग्रीडिंग कीजिए, ऐसे बॉक्सेस बनाइए, लंबा है तो लंबे बनेंगे, चौड़ा है तो चौकोर है तो वैसे बनेंगे। 9 बॉक्सेस इधर और 9 बॉक्सेस इधर, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और फिर अपने घर को देखिए कौन से पद पर क्या आ रहा है। ये सारे पद भी निकल कर आ जाते हैं, मार्किंग करिए। इससे भी अपने घर में देख सकते हो ओरिएंटेशन कैसे करनी है। तो ये हमने पढ़ा। आप अपने घरों में जिन डायरेक्शंस की बात करेंगे, डायरेक्शन आप सभी को पता है सबके गुण धर्म के लिए, फिर किसी दिन और बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आज मेरा मेन मोटिव था यहाँ पर। आज की क्लास में मैं जो आपको देने वाली हूं आगे, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब हम इन एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने घरों में हम देखते हैं। आपका घर वास्तु सम्मत बना हुआ है, 100% आपने सारा ओरिएंटेशन जो 16 दिशाओं के हिसाब से सीखा है आपने, उसके हिसाब से आपने कर लिया। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा घर है जिसके अंदर तकलीफ नहीं है? तो आप हैंड रेज करिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, और लिखिएगा कि मैंने उस पर्पज से हैंड रेज किया था, मेरा घर वास्तु सम्मत बना हुआ है लेकिन फिर भी मेरे घर में तकलीफ क्यों? तकलीफ है आपके घर में पैदा होने वाली ये एनर्जीज। जब आप अपने घर में, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी या कोई रेंटेड हाउस आप परचेज करते हो, उस समय पे आपने एक बॉन्ड तैयार किया, एक रजिस्ट्री की, एक सिस्टम होता है ना, ऐसा बनाता है, कोई रेंट के लिए भी देता है तो एग्रीमेंट साइन कराता है। आप समझ रहे हो कि मैंने पेपर साइन कर दिया 100 रुपए में या 1000 रुपए में जितना, या आपने कोई नया प्रॉपर्टी खरीदा, आपने अपनी रजिस्ट्री करा ली, कहां? रजिस्ट्रार के यहां जाके, कोर्ट में जाके रजिस्ट्री तो करा ली, आज से ये घर मेरा हुआ। लेकिन क्या आपने अपने उस, जहां उस भूमि के टुकड़े पर आप आए हैं, उस घर के अंदर आज से पहले कौन रहता था? हो सकता है रेंटेड हाउस होता तो और कोई भी रह रहा होगा, डेफिनेटली वो व्हाइट वॉश करके आपको दे देते हैं। लेकिन अगर नया घर बनाया, उसके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी है। जहां पर वो भूमि थी वहां पर बहुत सारे कीट पतंगे मरे होंगे, बहुत सारे एनिमल भी हो सकता है। किसी का, आज हमें अपनी भूमि शुद्ध दिख रही है, बहुत सारे एरा के पहले ये भूमि ऐसी थी, उलट पलट गई होगी, तो क्या पता कोई इंसान की हड्डियां भी होंगी जो हमें नहीं दिख रही। तो ये जो वास्तु शुद्धि है, ये वो आपके रजिस्ट्रार के यहाँ की हुई रजिस्ट्री नहीं है। आपने इन अपनी एनर्जीज के साथ जो आज्ञा लेनी चाहिए थी, जैसे हक आपने वहां दिखाया, इस घर के अंदर उस घर में रहने वाली एनर्जीज का हक है आपसे आने से पहले। अगर आप बिना उनकी मर्जी के उनके उसके घर में प्रवेश करोगे, सोचिए अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके,
कच्चे घर का वास्तु और बिना छत का वास्तु तो हो ही नहीं सकता मैम, कैसे कर सकते हैं? आप रह लेंगे उस घर में? कभी भी नहीं हो सकता है, छत होना जरूरी है। अब यहाँ झोपड़ी भी देखिए, ऊपर अगर कंक्रीट की छत नहीं है फिर भी आप उनकी पत्तों की या किसी की शेड तो देते हैं, धूप छांव से और बचने से, जो भी चीजें प्रोटेक्शन के लिए। कोई घर जो होता है, घर इसलिए बनाया जाता है कि उसके अंदर जाने के बाद हम धूप से बचें, हम बारिश से बचें, हम तूफान से बचें और अननेसेसरली एनर्जीज से बचें। उसका नाम घर होता है, उसका नाम वास्तु होता है। बिना छत का, बिना इस तरीके का कच्चा घर हो सकता है, लेकिन बिना छत का कोई घर घर नहीं होता है। उसके बाद जब हम ये आज्ञा लेते हैं, किससे? उन एनर्जीज से, उन आत्माओं से जो उसके घर के अंदर पहले ही बसी हुई हैं। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यहां रहने की आज्ञा दीजिए, ताकि हम आपके आशीर्वाद से इस घर की एनर्जी को और बढ़ा सके और आप हमारे हर कार्यों में हमारी सफलता हमारे साथ दे सके। तब वो एनर्जी कहीं ना कहीं ये समझती है कि हमारा कुछ रिस्पेक्ट हुआ, हमारा कुछ भाव बढ़ा, तो वो आपको ब्लेस दे करती है और आप उस घर में रहकर डे बाय डे उन्नत होते जाते हो। तो ग्रैटिट्यूड का जो भाव होता है वो हर जगह रखिए। इवन मैं तो किसी होटल में भी जाती हूँ कभी, तो बाहर से पहले नॉक करके आज्ञा लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि नहीं पता उस होटल में उसमें क्या हुआ, कौन सी एनर्जीज हैं, कितने लोग रहते हैं सुबह से शाम तक। और अपनी जाके पहले शुद्धि करती हूँ, प्रार्थना के साथ शुद्धि करती हूँ, चाहे जल से हो या कोई भी जो आपके पास प्रोटेक्शन की चीजें हो, उन सबसे शुद्धि करेंगे, उसके बाद हम बात करें, मतलब उसको रहने लायक बनाते हैं। तो ये चीजें इमीडिएटली आपको इफेक्ट करती हैं, नहीं तो आजमा के देख लीजिएगा कभी, ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। किसी भी काम को शुरू करने के लिए, चाहे आपका घर बन रहा हो, चाहे आपका गृह प्रवेश हो, चाहे आप पहला कॉलम डालें या घरों पे छत डालें, या अपने घरों में जब चौखट लगाई जाती है, घरों में जो दहलीज बनाई जाती है, देखा है जब पहली चौखट लगाई जाती है तो पुराने टाइम पे ना बहन बेटियों को बुलाया जाता था और वहां पर कुछ बांधा जाता था, वो पैरेट बांधते थे। हमारे यहाँ तो ये रिचुअल होता था, बहनों को बुलाया जाता था, क्योंकि बहनें किसका प्रतीक है? बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और पैरेट, ग्रीन कलर के पैरेट को वहां पर बांधा जाता था और बहनों को बड़े ही अच्छे गिफ्ट मिलते थे। तो ये रिचुअल होता है, आज भी होता है, इवन नॉर्दर्न इंडिया में तो आज भी है। जब भी वो घर की पहली चौखट रखते हैं, आप रेजोनेट कर रहे होंगे जो जो इस तरफ रहते होंगे, दिल्ली में तो आज भी है। दहलीज में जब बनाई जाती है, हाँ बुआ भी, बिल्कुल सही बात, बुआ और बेटी बहन ये सब उसी में आते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, अपनी बहन बेटी और बुआ का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुध ग्रह जिसका अच्छा होता है उसके बिजनेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, हमेशा धन बढ़ता रहता है। और ग्रीन कलर का वो बर्ड ऐसे बांधते थे, उसका मतलब आज से ही उस एनर्जी का फ्लो हमारे घर में शुरू हो गया। गृह प्रवेश करना, जब हाउस वार्मिंग पार्टी आप करते हो, इन सब के लिए जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, जो विधियां करी जाती हैं, वो सभी अगर तरीके से हो तो ये 9 पदों में बसने, जो ये 16 पदों में, 16 जोन में बसने वाली एनर्जी है, ब्रह्म एनर्जी के साथ मिक्सअप होकर, उनकी एनर्जी का साथ पाकर आपके घर के अंदर आप जैसा घर बनाना चाहते हो, आपका घर, वो खुशियां, वो प्यार, वो रिश्ते, वो सम्मान, जो आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हो, वो सारी पूरी होती है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, एक घर को किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखेंगे। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने मकान को घर कैसे बदलने वाले हैं। उसके लिए ही हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। सारी डायरेक्शंस करने से पहले मैं आपको एक बार कोर्स का कंटेंट बताना चाहूंगी, क्योंकि एंड तक जरूर बनिएगा। आपके घरों में आज आपके कुल देवी कुल देवता की स्थापना कराती हूं और आपको तरीका बताती हूं कि किस तरीके से अपने घर के अंदर, आपके पूजा घर में क्या क्या चीजें, ओरिएंटेशन आप सब जानते हैं क्योंकि 16 दिशाएं जानते हैं आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर
कहाँ होना नहीं, मंदिर कैसा होना सिखाऊंगी। आप अपने घर के अंदर रखे हुए अपने भगवान, अपने इष्ट देव को आज जरूर देखेगा, और ऐसा क्या करें जो दीपक होता है उसकी महिमा आज बताऊंगी। आपके लिए आई ओपनिंग रहने वाला है, तो जरूर बनिएगा लास्ट तक। इसमें बेसिक प्रिंसिपल मतलब डेफिनेशन से लेकर और जो भी हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या, डेफिनेशन क्या, 16 दिशाएं क्या, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कैसे आधारित होती हैं, किन एनर्जीज पर हम वास्तु को लेकर जाते हैं, किन आयाम को ध्यान रखते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शन में मार्किंग करते हैं, कैसे सेंटर फाइंड आउट करते हैं, कैसे भूमि विभाजन करते हैं, कौन कौन सी बीथी होती हैं, कौन कौन सी उनको विभाजन से हम उनके ओरिएंटेशन में हमें हेल्प मिलती है। आपके लैंड यानी कि भूमि का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बहुत सारी टेस्टिंग्स हैं, कौन से बहुत सारे मेथड, विश्वकर्मा प्रकाश में भी बहुत मेथड्स दिए गए हैं, उनका प्रावधान कैसे करेंगे, उनसे कैसे आप अपने निमित्त ज्ञान से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने इंट्यूशन पावर से कैसे देखेंगे। एग्जिस्टिंग वास्तु पर बात करेंगे, आपके सराउंडिंग वास्तु पर क्या क्या है, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे थोड़ा सा एक मैंने प्रकाश कल डाला था, उससे आगे भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। अगर आपका घर टी पॉइंट पे है तो आपके घर में किस तरीके की प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद स्लोप और डिफरेंट डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं तो स्लोप किस तरफ होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप हो गया तो क्या इंपैक्ट डालेगा, किस तरफ हमारे दरवाजे होने चाहिए, अगर गलत जोन में बन गए तो उसके लिए कौन सी विधियां करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस पर बात करेंगे कि अगर वास्तु दोष है फिर भी सब कुछ सम्मत है लेकिन एनर्जी डिस्टर्ब है, तो कहीं जियोपैथिक एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, भूमि की ऊर्जाएं डिस्टर्ब ना हो। आपके घर में किस किस चीज का कैसे प्लेसमेंट होगा ओरिएंटेशन में, बेडरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, किचन कहाँ हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। एक एक टॉपिक के लिए एक क्लास दी जाती है, इसीलिए ये इतना बड़ा कोर्स बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं पूरा ये सिर्फ ओरिएंटेशन एक दिन पे, एक दिन में किचन है तो पहले किचन पूरा एक क्लास जाती है। सोचिए 2 घंटे की क्लास एक दिन की होती है कम से कम। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस रहेगा, स्टेयर केस के लिए एंटी क्लॉक हो, क्लॉकवाइज हो, उसके ऊपर क्या हम रेमेडी कर सकते हैं, कौन से सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, आपका सेप्टिक टैंक कहाँ हो, आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ हो, बोरिंग कहाँ हो, स्विमिंग पूल कहाँ हो, अगर नेगेटिव जोन में है तो ट्रीटमेंट क्या हो, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। डोर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंटीरियर वास्तु हम सीखेंगे, कहाँ पर कौन से कर्टेन्स हो, आपके बेड प्लेसमेंट हो, आपका फर्निशिंग हो, सब ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट सीखेंगे, स्टोर कहाँ है वो सीखेंगे। टेम्पल के लिए थोड़ा सा एक प्रकाश आज डालेंगे, लेकिन इससे वास्ट हम क्लास में पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे प्लांट होते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं, कौन सा घर सबसे अच्छा होता है, मर्म स्थान पर हम उसको उसकी मार्किंग करना भी एडवांस में सीखते हैं। आपकी रेमेडीज को कैसे करते हैं, हर रेमेडी को कैसे आप स्वर विज्ञान के साथ यूज करते हो, प्रॉपर नक्षत्र मुहूर्त और तिथि के अकॉर्डिंग करते हो, और आपकी सारी विधियां स्वर विज्ञान से सिखाई जाती हैं। जो शिव सर्वोदय में जो ज्ञान दिया गया है वो सारा ज्ञान आप अपने वास्तु में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उससे रेजोनेट करके आपकी दिनचर्या यानी कि उठने से लेकर सोने तक आप स्वर विज्ञान को कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, वो भी आपको, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए बिल्कुल फ्री है। मेरी डे 1 की क्लास स्टार्ट ही वहां से होती है पहले उसके साथ, क्योंकि उस मैं नजरिया बदलती हूं, मैं वास्तु पढ़ाती नहीं हूं, मैं वास्तु को जीना सिखाती हूं और आपका परसेप्शन बदलती हूं। तो आप वास्तु को अगर जीना चाहते हैं तो इस कोर्स को कोर्स तो नहीं कहूंगी, इस विद्या को जरूर सीखने की कोशिश करें। आज इसको सीखकर आगे बढ़िए, थोड़ा सा और ज्ञान एडवांस में इसके आगे एनर्जी पर मिलता है। उसके बाद आप अपने घरों में ही ना सही, आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हो। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वास्तु ये 2 कोर्सेज करने के बाद में हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान लेने आइए,
तब आपको ही मास्टरी मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप अगर ज्ञान के भूखे हैं, आपकी सोच अगर वैसी है कि आप इसको भी अगर अपने मन में आत्मसात करके उसकी प्रैक्टिस करते हो खुद से, किसी और कोर्स में जाने की जरूरत नहीं, तो आपको मास्टरी इसी में ही मिलती है, मैं गारंटी देती हूं आपको। नहीं तो आजमा के देख लीजिएगा कैसे आप अपनी भूमि ऊर्जा को बढ़ाएंगे, कैसे आप अपनी जियोपैथिक एनर्जी को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे विधि विधान हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो डिस्टर्ब हैं, उनको कैसे करेंगे, कौन से ऐसे, जैसे शास्त्रार्थ पहले से ही बताया गया है, किसी भी घर को बनाते हैं जब नींव डालते हैं या खुदाई करी जाती है तो उस समय समुद्र से निकलने वाली सारी चीजें अगर भूमि में डाल दी जाएं, क्या क्या निकलता है, जमीन के अंदर क्या होता है, सारा खनिज, सारे एलिमेंट भूमि से निकलने वाले होते हैं। आपके क्रिस्टल क्या, सोना चांदी हीरा कोयला सब कुछ भूमि से ही तो निकला। अगर वही भूमि में प्रॉब्लम उस भूमि में आती है जिस भूमि के अंदर ये तत्व की कमी हो जाती है, ये एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस मतलब जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर भी प्रॉब्लम आती है और कमी होती है तो भी प्रॉब्लम आती है। इट शुड बी बैलेंस्ड ऑलवेज। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यूपी साइड और बिहार में कितना सारा खनिज निकलता है, खदानें है ना, वहां पर तो माइंस हैं प्रॉपर, लेकिन फिर भी वो एरिया इतना संपन्न क्यों नहीं है? क्योंकि वो जितने खनिज उसके अंदर निकल रहे हैं उसकी ऊर्जा भी तो उतनी बढ़ रही है ना, तो वो बड़ी एक्सेस एनर्जी है वहां की, इसलिए जो है हम उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम वहां ज्यादा अच्छे तरीके से अपने घरों को बना सके और अपार धन संपदा को क्रिएट करे, क्योंकि भूमि की ऊर्जा डिसबैलेंस हो गई। जहां कमी होगी वहां भी संतुलन बिगड़ेगा, जहां ज्यादा होगी वहां भी संतुलन बिगड़ेगा। करना क्या है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें समुद्र से निकलने वाली सारी चीजें, भूमि से निकलने वाले अच्छे रत्न हो गए, धातु हो गई, कितनी जितने भी मेटल्स हैं धरती से निकले हैं, उनको अगर अपनी भूमि में डाल दिया जाता है तो आपका ग्राउंड लेवल पर ही दोषों को मुक्त करने का, एनर्जी को बढ़ाने का, एनर्जी को बूस्ट करने की ताकत आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बखूबी हम सीखेंगे। बहुत सारे, जैसे स्वास्तिक सबसे बड़ा हम सभी जानते हैं, सभी इसको बनाते हैं तीज त्योहार पे। स्वास्तिक सिंबल है बहुत ही ऑस्पिशियस अपने सनातन धर्म का। कलश स्थापना बहुत बढ़िया रिचुअल है। दीपक हम सभी प्रज्वलित करते हैं। फ्लैग लगाना जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अपने एयर एलिमेंट को अगर हम जागृत करते हैं तो आपके कार्यों में गति बढ़ती है, आपके सारे कार्य तेजी से होते हैं। पेंटिंग्स हो गए, आइडल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो भी ऑब्जेक्ट आप घर में लगाते हैं उसका एक सिस्टम, एक विधि, एक स्वर होता है, उसमें करेंगे तो वो रेमेडी आपके लिए काम करेगी। कैसे करेगी? हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब हैं उनके लिए भी, जो ज्यादा है उनके लिए भी। तो सभी कुछ का बड़े बखूबी हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं, और भी बहुत कुछ जो आपको आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं, उसके साथ आपको आगे बढ़ना कैसे है वो स्किल भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एक वास्तुविद बनने के लिए आपके पास क्या क्या पोटेंशियल होने चाहिए। आपके पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तभी मास्टरी आती है। कहने का मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स इन द सेंस कि आपका बात करने का तरीका कैसा हो, आप सामने वाले से प्रेजेंटेशन कैसे करें, सामने वाले को अपना बनाने के लिए आप अपनी स्किल को कैसे एनहेंस करें, ये सारी मेरी लाइफ कोच जो एक करता है, एक टीचर, उसके बाद हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो इसमें हैंड होल्डिंग मेरा बखूबी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमेशा मैं ही आंसर करती हूं, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, बट मैं डेली बोल रही हूं आफ्टर टेकिंग योर टेस्ट आपके हाउस की, आपके मैप की एंड ऑफ द क्लास चर्चा करेंगे, ग्रुप पे डालेंगे, सारा क्लास उस पे देखता है, उस पे वर्किंग करता है, आपके घर का सोल्यूशन देता है, आपको यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप खुद ही उसको करेंगे तो यू विल फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि मैं
जीरो से कहां पर आ गए, मैं अपने घर पे के मैप पर खुद काम कर रही हूं, खुद पे प्राउड करना मैं सिखाऊंगी आपको, ये अश्योर करती हूं। जब तक आप सीखते नहीं मैं पीछा नहीं छोड़ती, आप मुझे छोड़ दोगे मैं नहीं छोड़ती, ये मेरी है, कुछ एक कमिटमेंट है मेरा। नहीं तो पूछ लीजिएगा, स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत, ऐप एक्सेस रहता है, क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी, व्हाट्सएप आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है, हमेशा रहेगा। 25 डेज की ये क्लासेस रहेंगी। सर आप हैं क्लास में? सर ओके। 25 डेज की वैदिक वास्तु का कोर्स है, ये मॉडर्न वास्तु नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न वास्तु नहीं है। मैं टेप नहीं लगवाती, मैं आयरन नहीं डलवाती, मैं एल्यूमिनियम भी नहीं डलवाती, ठीक है। ये सारी चीजें हम, जो मैंने अभी बताया, जो शास्त्रार्थ हैं, जो सही है, जिनके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे, हम वो काम करेंगे। जिनका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, भले ही हम कम करेंगे बट अच्छा करेंगे, नेगेटिव चीजें हम अपनी लाइफ में शामिल नहीं करेंगे, जो नेगेटिविटी है उसको बाहर करेंगे। 25 डेज का ये कोर्स रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर, 12 o'clock सेम टाइम रहेगा। डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। आपका स्कैनर यहाँ पर है, 3999 इसकी फीस है, आप देख सकते हो। और आगे आप इसमें एडवांस कोर्स के लिए जब आप आते हैं तो उसके लिए हम अगले मॉड्यूल पर, जैसे ही 25 क्लासेस होंगी उसके बाद हम लोग अगले कोर्स में आपको ज्वाइन करेंगे। और 45 देवता, उस पर इंडस्ट्रियल वास्तु में कैसे हम करते हैं काम, अभी सिर्फ 45 देवता ही हमारे 10-12 क्लासेस में कंप्लीट हुए हैं। देवता एनर्जी फील्ड पर काम करते हैं, कैसे देवता को हम एक्टिव करते हैं, कैसे उनकी वर्किंग करते हैं, कैसे ग्रीडिंग करते हैं, कैसे मर्मा पॉइंट की ग्रीडिंग करते हैं, क्योंकि मर्मा पॉइंट हमेशा देवता मार्किंग के बाद ही होती है, उस देवता से उस देवता तक ही हम उसको कनेक्ट करते हैं। आप नॉर्मल रेजिडेंशियल की ग्रीडिंग करोगे, उसमें मर्मा पॉइंट निकालोगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। एक स्टेप वाइज स्टेप होता है, जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में होते हैं, फिर 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, सिस्टम है ना। ऐसे ही रेजिडेंशियल वास्तु में आपको कंप्लीट रेजिडेंशियल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद एडवांस में हम लोग एनर्जी पे काम करना सीखेंगे, यानी कि उससे एडवांस लेवल। हमारे पास सिर्फ 2 ही लेवल है, हमारे पास कोई और आपके लिए और कोर्स नहीं है कि आप हमारे पास उसके बाद 1 लाख रुपए दीजिए और हमारे पास यहां आएंगे तभी हम आपको कोर्स कराएंगे। कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इस तरह की। इसी चार्ज में आपको 100% ऑथेंटिक नॉलेज देने की गारंटी मेरी है। नहीं तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं आफ्टर माय कोर्स। इंडस्ट्रियल वास्तु, हर जगह पर कहां ओरिएंटेशन, कहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे एनर्जी करेंगे, मशीनें बंद होगी उनको कैसे आप अलाइन करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। 16 संस्कार, जो हमारे एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके भी बहुत 16 संस्कार किए जाते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं। यानी कि जब मुंडन होता है, मुंडन संस्कार होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसका एक संस्कार होता है, जब शादी होती है उसका एक, बहुत सारे संस्कार है। ऐसे ही भूमि के भी, भूमि को शुद्ध करने के लिए, भूमि की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए संस्कार करते हैं, जो उसकी शुद्धि, उसके उपजाऊपन को बढ़ाती है, उसकी क्वालिटी को, उसके टेक्सचर को बढ़ाती है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में बखूबी दिया गया है कि अगर उनका इस्तेमाल करने से, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे जो सनातन धर्म में गौ माता है, उसके पंचामृत सब यूज करते हैं आप। पंचामृत से एक संस्कार होता है, पंचगव्य से एक संस्कार होता है, गाय के गोबर का अलग रेमेडी होता है। गौमूत्र अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, जो देसी गाय का गौमूत्र होता है, सब कुछ शास्त्रों में है, कुछ मैंने नहीं, जो हमने पुराना पढ़ा वही आपको सीखने को मिलेगा। तो उससे संस्कार करते हैं और उन्हीं से अगर आप बनने वाले प्लॉट में, क्योंकि 16 में से देखिए, जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं बिल्कुल रॉ प्लॉट पे, तो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन जिनके प्लॉट बन गए, जो अब मल्टी स्टोरी में रहते हैं, उनमें तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारी चीजें करना। उसके लिए 8 संस्कारों को आप कर सकते हैं अपने घरों में, उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे शिलान्यास होता है, गर्भ विन्यास होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है। शिलान्यास का मतलब, जब नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हो तो उसको हम शिलान्यास बोलते हैं, पहली शिला जब रखते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में शिलान्यास, पहली नींव के पत्थर को ही गर्भ विन्यास बोला जाता है। दोनों एक ही है। गर्भ विन्यास यानी कि पहला बीज रखना अपने घर का,
अपने घर का पहला बीज हम इस विधि विधान पूजा से रखते हैं, वो कलश स्थापना करते हैं, जिसमें आपका घर एक वो वृक्ष बन सके, हम उसकी टहनियां बन सके, हमारे बच्चे आने वाली पुश्तें उसके संस्कारों को, उसकी अच्छाइयों को लेके आगे बढ़ सके। यहां पर आप वास्तु रजिस्ट्री आप करेंगे जो एनर्जी को चैनलाइज करती है, क्लीन करती है, बहुत सारे विधि विधान सीखेंगे। ये एडवांस की बात कर रही हूं मैं आपसे, ठीक है। वास्तु हवन पूजा सीखेंगे, जो हम 45 देवता इन्वोक करते हैं, एक्टिव करते हैं, उसमें आपके 45 देवता हवन कैसे करेंगे, क्या विधि है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है आपको बुलाने की, आप खुद ही पंडित बनिए हवन करने के लिए और अर्निंग शुरू करिए अपनी। 10 दिक्पाल को कैसे इन्वोक करेंगे, उसके मंत्र क्या है, शास्त्रार्थ सब कुछ आपको दिया जाएगा कि 10 दिक्पाल जो प्रोटेक्टर हैं हमारी 10 दिशाओं के, उनको पहले कैसे आप प्रणाम करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं उनसे। वास्तु पुरुष आप जानते हैं, वास्तु पुरुष साल में सिर्फ 8 बार जागृत होते हैं, बाकी समय पर वो सोते रहते हैं। 8 दिनों में भी, 8 मुहूर्त में भी सिर्फ 36 एक मुहूर्त में एक बार जागृत हुए, तो उसमें भी 36 मिनट का टाइम उनका होता है जब उठते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। कुंभकर्ण से भी ज्यादा सुप्त अवस्था में होते हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम है। जो हमारे घर में वास्तु पुरुष हैं, जो औंधे मुंह लिटाया गया है, किसी भी 4 दीवारी में स्थापित हो जाते हैं, वो वास्तु पुरुष सिर्फ साल में 8 बार जागृत होते हैं। आपको वो 8 दिन बताए जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे की साइंस क्या है, वो नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त कौन सा हुआ, वो संयोग कौन सा बनेगा। अगर आपने उस दिन उस उठते हुए वास्तु पुरुष को 36 मिनट में वो कलश, वो पूजा विधि उनके लिए समर्पित कर दी, उनको भोग दे दिया, तो वो खा पी के आशीर्वाद दे के आपको जाते हैं, तो कैसे नहीं आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, कैसे नहीं आपके घर में खुशियां आएंगी। टेप से तो नहीं आएगी, और चलिए मैं ये तो नहीं बोल रही, और किसी और माध्यम से भी नहीं आएंगी, जब तक आप अपना भाव, अपनी श्रद्धा नहीं बढ़ा लेंगे, क्योंकि वास्तु भाव मांगता है आपसे। अगर आपको संस्कृत में कोई मंत्र नहीं आता, अगर आपका भाव सच्चा है, अपनी पूर्व दिशा में कोई दोष को आप पूरा करना चाहते हैं, बोल दीजिए सिर्फ आपके भाव से, हे पूर्व दिशा से आने वाली नकारात्मक किरणें मेरे घर में आप मत आइए। सिंपल, अपनी जो भी आपकी भाषा है बोल दीजिए, हे पूर्व दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं आप मेरे घर में स्थापित ना हो, मैं आपका सम्मान करती हूं, आप मेरे घर से बाहर चले जाएं। ये प्रार्थना भी प्रार्थना होती है। इस प्रार्थना के पीछे प्रार्थना शब्द नहीं है, आपके भाव हैं। आप अपने भावों को, अपने देवों को, अपने इष्ट को याद करने के लिए बोल दीजिए, वो उससे भी प्रभावित हो जाएंगे, एनर्जी उस पर भी आ जाएंगी। तरीका होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको वास्तु हवन सिखाया जाएगा, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स वास्तु हवन से ही अपनी अर्निंग भी शुरू कर चुके हैं। आय वास्तु सिखाई जाती है, जिसमें कि वास्तु की एक मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन है कि अगर छोटे घर हैं, छोटे फ्लैट्स हैं, उनके अंदर अगर आप 16 दिशाओं में काम नहीं कर पाते, तो अगर सपोज करें आपकी किचन नेगेटिव जोन में बन गई है, तो अगर हम उसकी आय बदल दें और कोई तोड़फोड़ ना करें, स्कर्टिंग जो होती है उसके ऊपर उसकी आय बदल दें या कुछ और, इस तो उसका तरीका बताया जाता है, उसकी आय कितनी है, तो वो दोष मुक्त किचन बन जाती है। ऐसे ही चाहे टॉयलेट हो, चाहे और ओरिएंटेशन हो आपके घर का, आय का भी पूरा 2 से 4 लेक्चर का पूरा आपको सिखाया जाता है। इसका भी एक सिस्टम है, आपकी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाती है। तो ये सारी मोडेलिटीज आप इसमें करेंगे। 45 देवता एनर्जी फील्ड पर कैसे एक्टिव करेंगे, जियोपैथिक स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, डाउजिंग एनर्जी पर कैसे काम करेंगे, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीजें आप अपने इस कोर्स में देखेंगे। और कमर्शियल स्पेस को कैसे, किसी के पास दुकान है, ऑफिस है, उसको कैसे आप ओरिएंटेशन करेंगे और उसकी कैसे एनर्जी करेंगे, बढ़ाएंगे। जहां आप बैठते हो अपनी चेयर पे बैठने के लिए, आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में जहां पर बिजनेसमैन अपनी चेयर रखता था, उसके नीचे एक कलश की स्थापना की जाती थी। उस कलश में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती थी कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति ऊर्जा के साथ काम कर सके, वहां से जो एनर्जी उस सामने वाले को क्लाइंट अट्रैक्शन में
और उसको फाइनेंशियल गेन करने में बहुत हेल्प करती थी। तो ये तरीके हैं करने के। इसी वजह से जैसे कि अनंत पीठ की स्थापना आपको कराई जाएगी, आपका जो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड है उसके एनर्जी पॉइंट को बढ़ाने की एनर्जी आपको बताई जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, एक विधि है, एक तरीका है, वो सिखाया जाएगा, उन पर हम बात करेंगे। और वास्तु दोष निवारण की और आपके बिजनेस को बढ़ाने की, बहुत सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी, आपका उसारा हो गया, उतारा हो गया, ये सारी चीजें आपको बखूबी सिखाई जाती है। तो कुछ रहता नहीं है, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी और कोर्स की जरूरत है, नहीं तो आप स्वयं अपने लिए अनुभव करके इस चीज को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल तो उस समय पे भी प्रैक्टिकल व्यक्ति कर सकता है, हम अपने किताबों से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट होते हैं, किताबों में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद लैब में जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हीं पढ़े हुए ज्ञान से। तो ज्ञान तो एक ही है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होती है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, डिटेल्ड नोट्स रहेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट रहेगा, इसका भी ऐप एक्सेस रहेगा, और क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और फीस इसकी रहेगी आगे 5499 इसका है। अगर आप सिर्फ एडवांस में आना चाहते हो, आगे एनरोल करना चाहते हो, तो 599 पे करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ वैदिक वास्तु कर रहे हो तो 3999 इसमें आप देंगे। और अगर कंबाइन कॉम्बो आप लेते हो दोनों का, तो ओनली 8000 पे करके आप दोनों कोर्स को अवेल कर सकते हो। नीचे आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपनी जी पे से, फोन पे से, पेटीएम से कर सकते हो, या स्कैनर से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो करते हैं 2 मिनट के लिए, नहीं तो फिर मैं आपको जो आज देके जाने वाली हूं हम उस पे कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और हम सीखना चाहते हैं आगे, तो थम्स अप करिए, स्क्रीन ऑन करके, उसी को मैं टेस्टिमनी मानूंगी। अपनी एनर्जी मुझ तक आने दीजिए, स्क्रीन ऑन करके थम्स अप करेंगे, ऐसे ही अपलिफ्ट कर दीजिए, मैं देख लूंगी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े, सीखे। मंदिरों के, अपने घर के पूजा रूम के बारे में चले। पूजा रूम की जब हम बात कर रहे हैं, आपके घरों में रखे हुए जितने भी पूजा, सबसे पहले तो जो विधान है, मैं सिर्फ आपसे अपने मन से आप आंसर करिएगा। आप अपने घर में खाना खाते हैं तभी आप जीवित रहते हैं, या सिर्फ एक बार खाना खा लिया तो लाइफ लॉन्ग चलता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, हमें रोज खाना पड़ता है। क्या आप जब खाना खाते हो तो आपके शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मेरा होता है, आप जब खाना खाते हो तो क्या एक ही प्लेट में पूरा परिवार बैठ के खाता है, या सबकी अलग अलग प्लेट होती है? सबकी अलग अलग प्लेट होती है। रेजोनेट कर पा रहे हो? अगर आप खाना खा के ऊर्जा प्राप्त करते हो, अगर आप अलग अलग प्लेट में खाना खाते हो, चाहे आपके घर का बच्चा ही क्यों ना हो, 10 मेंबर हैं तो 10 प्लेट, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप अपने मंदिर में रखे हुए भगवानों के साथ क्यों करते हो? सोचिएगा जरूर, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। जब आपको एनर्जी खाना खाने से मिलती है, आपके जो घर में मंदिर आपने बनाया, उसमें आपके भगवान को एनर्जी कहां से मिलती है? कैसे मिलती है आपके भगवान को एनर्जी? जो आप पूजा करते हो आपके भाव से, जो आप दीपक जलाते हो उस दीपक से। मान रहे हो? आपके पास अगर एक भगवान की मूर्ति है तो एक दीपक उसको बखूबी भोजन दे रहा है, कोई दो राय नहीं है। आपका भगवान आप पर प्रसन्न है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, सारे बार आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहेंगे। दूसरा, अगर आपके पास 1 से 10 भगवान इधर हैं तो क्या होगा? 10 भगवान इधर हैं, 10 भगवान उधर हैं, लेकिन दिया मैं एक ही जला रही हूं, तो खाना किस तक जाएगा? देखिए, जब हम दिया जलाते हैं ना, वो भी एक विधान है। जब दिया जलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें। पहले दिए की महिमा बता देती हूँ। जो दिया होता है वो नवग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जो दिया, जो मिट्टी का दिया या कोई भी दिया जो ऑब्जेक्ट लेते हो, वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है।
दिए में जो अंदर वाला पार्ट, जहां पर घी तेल जो भी डालते हो और बाती लगाते हो, बाती का पहला छोर आपका वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जो बाती आपने व्हाइट कलर की लगाई उसमें जो ठंडी बाती होती है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। और जब बाती बाहर निकली हुई बाती जिसको आप जलाते हो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और जब वो बाती आप जलाते हो स्वर के साथ, जब वो ज्योति पुंज प्रकाशित होता है वो आपके जुपिटर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जब 7 रंग की रोशनी उस रोशनी में प्रकाशमान होती है वो सूर्य है। जो दीपक की छाया है नीचे वो आपका राहु है। और जो काले रंग का धुआं उड़ के उस ज्योति में से बाती से ऊपर गया वो केतु है। और बुझने के बाद, समाप्त होने के बाद जो काली बाती बच गई वो शनि ग्रह है। क्या समझते हो आप? ये दिया ऐसे ही जलाने की प्रावधान बताई गई पुराने समय में? नहीं, यही विद्या है हमारे वेदों की। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज हुआ जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, जब दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो शोध इसके पीछे हुआ। भाई हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारे देवताओं को भी तो, देवता कोई मूर्ति स्वरूप नहीं है, ये एनर्जी है और ये की रोशनी है। हर देवता स्वतंत्र है, ये मान के चलिएगा। गणपति जी को हम पूजते हैं, ये हमारी और आपकी तरह गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, ये वो एनर्जी है, ये वो शक्ति पुंज हैं जो सृष्टि में पंच तत्वों से इनका ओरिजिन हुआ है। गणपति जी की स्थापना कैसे हुई सब अवेयर है? जब पार्वती माँ ने उनका ओरिजिन किया, उनके गर्भ से पैदा नहीं हुए गणपति जी, लेकिन कितने पूजनीय है, हर काम में सबसे पहले उनको पूजा जाता है। हमारे और आपकी तरह पैदा नहीं हुई है, कोई भी एनर्जी पैदा नहीं हुई, कोई भी भगवान पैदा नहीं हो, चाहे किसी भी संप्रदाय संत से जुड़ा हुआ हो। ये शक्ति पुंज है, ये एनर्जी पुंज है जो पंच तत्वों का मेल और इनके नवग्रह 27 नक्षत्रों की जो एनर्जी अलाइनमेंट होती है तब इनको एक एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी स्वतंत्र एनर्जी है इनकी अपनी, किसी की दी हुई नहीं है। जैसे सूर्य की एनर्जी से सारे ग्रह प्रकाशमान होते हैं तो इसी तरीके से हर एक की इंडिविजुअलिटी है। हम हर ग्रह पूजते हैं ना, बेशक सूर्य प्रकाश दे रहा होगा। अब यहां पर जो शोध हुआ कि जब हम खाना खा रहे हैं वही खाना हमारे पेट में जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है, इन भगवानों को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो ऊर्जा मिलने का एकमात्र सोर्स हुआ जो हम दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं, दिया में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, ये अग्नि, अग्नि देव की को ये बोला गया, उनको ये वरदान दिया गया कि भाई आप ही इसका समाधान निकालिए। जब अग्नि देव ने ये बोला कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा एक स्वधा। स्वधा पितरों के लिए यूज होती है जो उस शक्ति पुंज को उन तक एनर्जी पहुंचाती है। और स्वाहा एनर्जी, स्वाहा हर मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। क्या स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा को ये अग्निदेव का ऑर्डर रहता है कि जो व्यक्ति इसको जला रहा है, जो मंत्र दे रहा है, जिस स्वतंत्र एनर्जी को याद कर रहा है, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम ये एनर्जी उस तक देकर आओ, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। तो दीपक में जब हम बाती जलाते हैं तो स्वाहा देवी उस एनर्जी पुंज तक वो खाना पहुंचाती है, वो भोग है। ये जो दिया है वो उस एनर्जी का भोग है। आपने देखा, अपने घर के लगे हुए फोटो देखिएगा आज, उसके पीछे एक किरण निकलती है, सभी में देखा, या तो एक लगता है ना बड़ा सा चक्र होता है और सूर्य जैसी किरणें निकलती हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा, नहीं करते हैं आप ऑब्जर्व, वो कलरफुल भी हो सकती है, वो उस एनर्जी की, लक्ष्मी के माता के पीछे, पार्वती माता के पीछे, शक्ति, किसी भी भगवान को जो आपने स्थापित किया है उसके पीछे रोशनी निकल रही है, वो रोशनी ही उनकी सार्थकता है। रूप हमने दिया है, किसी पेंटर नहीं बनाई है ना, किसी मूर्तिकार ने बनाई ना मूर्ति, बट वो प्रकाश हमने नहीं बनाया, वो प्रकाश पंच तत्वों से बना। स्वाहा देवी वो एनर्जी दीपक से एक बत्ती निकाली तो जिसको हम याद कर रहे हैं, गणपति जी को पूजा, गणपति जी तक वो भोजन गया, बाकी देवता भूखे बैठे रहे। आपके मंदिर में एक दिया एक देवता के लिए जाता है,
अगर आप अपने घर में जितने भगवान हैं उनके लिए अलग अलग बत्ती का प्रावधान करते हो, दिया एक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको भोग देने के लिए स्वाहा देवी किसको लेके जाएं? कहते हैं कि मैं तो थक गई हूं, एक दिए को झूठा हो गया, गणपति जी ने खा लिया, तो मैं उनको कैसे दूं झूठा भोजन? दे सकते हो क्या? आप किसी का झूठा खाते हो? नहीं खाते। ऐसे ही ये स्वतंत्र एनर्जीज होती हैं, वो किसी का झूठा नहीं खाती हैं। उनके लिए अगर सम्मान पाना चाहते हो या उनसे अपने जीवन में प्रकाश लेना चाहते हो, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहते हो, तो उनको बोलना पड़ेगा, आपको अपनी श्रद्धा देनी पड़ेगी। ये श्रद्धा ही आपको आशीर्वाद सम्मत रूप में मिलती है। ठीक है। अब जब आप अपने 15 दिन करके देख लीजिए, नहीं तो मेरे कहने से मेरी बात क्यों मानो, मैं कोई नहीं हूं, करके देख लीजिए 15 दिन। जितने भगवान हैं उन भगवान को याद करते हुए, उनको देखते हुए, मन में बोलते हुए, क्षमा मांगते हुए कि आज से पहले मैंने ये नहीं किया, मुझे क्षमा करें। आज मैं आपकी एनर्जी आप तक भोजन के स्वरूप, इस प्रकाश के स्वरूप आप तक भेज रही हूं या भेज रहा हूं, मुझे क्षमा करें और मेरा भोग स्वीकार करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा बना दीजिए। ये भाव है, मैंने कहा भाव नहीं छोड़ना, भाव है और ये प्रार्थना है, उस तक जरूर पहुंचेगी। आपके लड्डुओं के भूखे नहीं हैं, उस प्रकाश के भूखे हैं, बस वो आपके भाव और श्रद्धा के भूखे हैं, वो उन तक पहुंचेगी, उन तक डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। दूसरी बात, आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं उतनी आप दीजिए, दोनों टाइम ना हो सके एक टाइम दीजिए। उसके बाद जो आपके घरों में कृपा रुकी हुई है, ये मैं अपनी क्लास में भी बताती हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट्स के घर में स्थापित करा चुकी हूँ, और अपने, बट ये चाहती हूं कि आप अपने घरों में कर लीजिए, क्योंकि बहुत दुखी हैं, सब परेशान है, कोई सुख नहीं, किसी के घर में इतने अंबार नहीं लगे हुए, किसी को हेल्थ परेशान, किसी को धन परेशान, क्योंकि सुख और दुख है दो जीवन में, क्या कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपके घरों में आपने अपने कुल देवी कुल देवता को स्थापित कर लिया, तो जो ये स्वाहा देवी का जो काम है वो और आसान हो जाता है। आपके घर में कुल देवी कुल देवता अगर आप नहीं जानते, तो आप शिव बाबा को या अपने माँ पार्वती, सबके कुल देवी कुल देवता माने गए हैं। इन्हीं के ही गोत्र, जो एक पीढ़ी से, ऋषि मुनियों की पीढ़ी से, आज गूगल भी कर लीजिए, आपके गोत्र के अकॉर्डिंग आपको अपने कुल देवी का नाम पता चल जाएगा, कुल देवता का नाम पता चल जाएगा। आजकल तो इतना ये सब चलता है, निकाल लीजिए। और बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा तो शिव बाबा को, या आप जिस भी धर्म से संबंधित रखते हो उसके इष्ट को याद करते हुए कि आप ही मेरे हाथ से कुलदेवी कुलदेवता है, मैं नहीं जानता जानती, आपको एक बीटल नट लेना है, एक सुपारी ले लीजिए। उसके बाद आप उसको मोली से, श्वास को रोकते हुए मोली से उसको चारों तरफ लपेट दीजिए, और एक छोटा सा दिया ले लीजिए, सिरामिक का दिया ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी डाल के अपने देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो भी नहीं पता तो अपने शिव बाबा माँ पार्वती को मान के, वो सभी के पीढ़ियों के जन्मदाता हैं, सभी के गोत्र उन्होंने ही दिए हैं, उनसे देके, क्योंकि हर बहुत जो ऋषि हुए उन्हीं की संतानें हैं हम, है ना, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, ये सभी वो ऋषि मुनियों के होते थे गोत्र, उन्हीं की ही लाइन की कतार में हम खड़े हैं। और वो अगर ब्लेसिंग्स, दुख क्यों आ गए, हम भूल गए हैं ये रिचुअल्स, मॉडर्न हो गए ना हम लोग, अपने देवी देवता भी नहीं कई बार जानते, अपने कुल देवता भी नहीं जानते। जब वो हम इन चीजों को करना बंद कर देते हैं, जो डीएनए की जो चेन चली आ रही है हमारे वंश के अनुसार, वो ब्रेक हो जाती है, और जैसे ही ब्रेक हुई, उस शक्ति पुंज तक आपकी एनर्जी नहीं जा रही और वो परेशान होती है। पितृ दोष भी आपके कुल देवी कुल देवता अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर पड़ता है, उन्हीं का ही दोष होता है, क्योंकि आप उन तक अपनी रिस्पेक्ट नहीं भेज रहे हो। पीढ़ी दर पीढ़ी आया, आपके दादा परदादा और पुरानी पीढ़ियों ने किया, बट आपने नहीं किया, हुआ क्या, आपके घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं हम अपने माँ बाप को बदल दें, अपने डीएनए बदल दें, वो तो वही रहेंगे। तो उसको पहचान कर दिए के अंदर आपने गहरी सांस लीजिए,
उसको स्थापित कीजिए, आपके कुल देवी कुल देवता को मानते हुए कि हे मेरी कुल देवी, मेरे कुल देवता, आज से आप ही मेरे घर में स्थान ग्रहण करें। उस पे गंगा जल का छींटा दीजिए, फूल अर्पित कीजिए, 11 रुपए रखिए, कोई भी मिष्ठान रखिए, सफेद या लाल रंग की मिठाई चढ़ाइए, या लड्डू चढ़ा सकते हैं, या 5 बताशे चढ़ा दीजिए, सबसे अच्छा है उनके लिए भोग। उसके बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज से मैं आपको अपने घर में स्थापित करती हूं, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, मेरे घर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। भार उतार दीजिए अपने कंधों से, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता, उन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और देखिए आज के बाद से 15 दिन के अंदर आपको सपने में या कोई भी मेंबर या कोई रिलेशनशिप ऐसा बनेगा, या कोई पुराने लोगों से आपका मिलना होगा जो आपको बता देंगे बातों बातों में हमारी ये कुलदेवी कुलदेवता थे। करके देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कुलदेवी कुलदेवता की ब्लेसिंग्स तो उसी दिन से आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने घर की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, अपने दुखों को चेक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में चेक कर सकते हैं, और अपने कुलदेवी कुलदेवता के लिए अलग से दीपक जलाने की शुरुआत कीजिए रोज सुबह शाम। फिर देखिए कैसे कोई आपके घर में दुख एंटर करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो मंदिर है उसमें कैसा होना चाहिए, मंदिर की स्थापना भी, मंदिर आप कहां पर भी बनाइए। देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। बहुत सालों से कहीं पर भी, चाहे नेगेटिव जोन पर भी आपका मंदिर बना हुआ हो और आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही हो, तो उस मंदिर को उठाने की कोशिश मत करिएगा। नहीं तो जिस दिन आपने अपने मंदिर को उठा दिया उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो स्वतंत्र एनर्जी बैठ चुकी हैं उनमें इतनी ताकत है कि अपने स्थान को वो शुद्ध करती हैं, आपके और मेरे वास्तु करने से शुद्ध नहीं होती, इसीलिए वो स्वतंत्र एनर्जी है। आप अपने घरों में जो ये मल्टी स्टोरी भगवान लगाते हो अपने पूजा रूम में, सबसे ऊपर पहले कोई और, फिर उसके नीचे कोई और, आप समझते हो एक दूसरे के नीचे ऊपर वाले भगवान का पैर आ चुका है दूसरी फोटो के ऊपर। देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने कहा स्वतंत्र एनर्जी हैं, अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, उनके सर पे पैर दूसरे भगवान का रखोगे, तो प्रॉब्लम आप भुगतोगे, उनका कोई नहीं, उनके पास अपनी संपन्नता है। जरूर देखिएगा अपने मंदिर को, अपने पूजा रूम को, और सारे भगवान अपने गुरु को, गुरु से शुरू होता है क्योंकि गुरु ही माध्यम है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का। पहले गुरु की फोटो, फिर गणपति जी की फोटो, फिर आप अपना इस तरीके से एक ही लाइन में सारे भगवानों को रखिए और अलग अलग जोत उनकी करिए और फिर देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्पल बनाना। सबको आता है, टेम्पल होना कैसे चाहिए मैंने ये बताने की कोशिश की है। रेजोनेट कर पाई हूं तो ये अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज, इतना पेशेंटली आप बैठे, थैंक यू सो मच। एक ग्लास पानी में पी लेती हूँ, थोड़ा सा कंटिन्यू बोल रही हूँ जी आप बात करिए, अगर किसी को कुछ भी कहना है, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हैं। एसएस आप ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, एसएस नेम से जो एंटर किए हैं। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्ते। दो डिवाइस से जुड़े हुए हैं, पहले एक डिवाइस बंद करिए आप। यस मैम, 1 मिनट मैम। नेक्स्ट बैच के लिए हमारे पास अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है मैम, क्योंकि ऑलरेडी 2 कोर्स चल रहे हैं मेरे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो इट्स टोटली अप टू यू। जी मैम बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम इसमें जो रेजिडेंशियल वास्तु है इसमें फ्लैट वास्तु भी करवाएंगे ना? फ्लैट वास्तु भी होगा, फॉरेन वास्तु भी होगा, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग चीजें होती हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर टोटली हो जाता है अगेंस्ट, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर अच्छा है तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव हो जाता है। वहां पर भी सूर्य ओरिएंटेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सूर्य यहाँ छिपता है, उनका वहां से उगता है, टोटल ऑपोजिट हो जाता है। जी जी। तो इसलिए फॉरेन वास्तु भी अलग रहेगा,
आपका फ्लैट वास्तु भी अलग रहेगा। फ्लैट सिस्टम में, मल्टी स्टोरी में जरूरी नहीं होता आपके पास ग्राउंड नहीं होता, जीरो नहीं होती, आपके पास भूमि ऊर्जा ऊर्जान्वित करने के लिए नहीं होती। तो मल्टी स्टोरी का भी बिल्डिंग, उसमें हम 5 एलिमेंट से आपकी रेक्टिफिकेशन करते हैं और आय वास्तु यूज करते हैं जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। बहुत अच्छी क्लास रही मैम। थैंक यू सो मच मैम। जी, किसी और को कोई कुछ पूछना है या कोई फीडबैक ही दे सकते हो, बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। टोटल 50 डेज क्लासेस हैं मैम, ये 2 कोर्सेज की हैं। एक्चुअली एक कोर्स में आप लेंगे तो ऑब्वियसली 25 तो मिनिमम मान के चलिए एक्सटेंड होती हैं, क्योंकि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आउट ऑफ द टॉपिक है और मुझे आपको सिखाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली क्लास बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। तो उसके लिए 25 तो मिनिमम है, उसके आगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगी। इतने से कम में आपका कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं जी। देवेंद्र सर नमस्कार मैम। नमस्कार सर, वेलकम सर। मैं फीडबैक ही देना चाहता हूँ। जी सर। मैंने आपसे एक ही ऐसी क्लास अटेंड की थी जिसके बाद में कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन अनलकीली मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर जी सका। सर। उसका कारण था कि मेरी कोई पहले से दूसरी क्लासेस थी और वो टाइम क्लैश कर रहा था। तो जी सर। बेसिकली मैं हीलर हूँ और वास्तु भी कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल से। लेकिन जो नए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने 20 साल के कैरियर में इतनी बारीक चीजें मैडम के सिवा कहीं से नहीं सीखी। थैंक यू सो मैंने मच। बहुत पैसे खर्च किए थैंक यू। और मैं आपको ये गारंटी अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मैडम ने तो दी है लेकिन मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूँ कि अभी मैंने वो क्लासेस भी बीच बीच में देखी और अभी मैं शुरू क्योंकि मेरी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं देख सका और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैडम की एक क्लास जो है वो 4,000 रुपए के बराबर होगी और थैंक यू मल्टीप्लाई आप सो 25 कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जितनी चीजें मैडम एक क्लास में आपको दे रही हैं, मैंने वो कोर्स अलग अलग 10 जगह से सीखे और उनको कंबाइन करके मैडम ने जिस तरीके से वास्तु को एक लेमैन की तरह प्रेजेंट किया है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच कि सर। मैं लकी हूँ कि आपसे कांटेक्ट में रहा, आपका मटेरियल मेरे पास पड़ा है, मैं उसको बहुत बारीकी से देखता हूँ और मैंने अपने इतने बड़े कैरियर में ऐसी इतनी चीज़ें, कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि मोर देन 200 चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। जो हमारी शुद्ध वास्तु है वो आज तक मैंने और किसी से नहीं देखी सुनी है। थैंक यू और सर। ये आपकी मेहनत क्या है इसके पीछे वो मैं जान सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू। आपकी जो इंटेंसिटी है सर मैडम, और मैं जो स्पेशल बोलता हूँ कि आपकी जो लगन है, आप चाहते हैं कि हर एक इंसान कम से कम भारतवर्ष में ये चीज़ें सीख सके। और आपकी जो फीस है ये इसी का उदाहरण है कि आप इतने कम पैसे में, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि जो आपने सीखा है वो जन जन तक पहुंचाऊं। अपनी जो भारतीय ऋषि मुनियों ने जो मेहनत की है आज तक, वो शायद आप कंपाइल करके सभी को बांटना चाहते हैं और इसमें आपकी खुशी है, बिल्कुल सर। आप खुश बिल्कुल होते सर। हैं। बिल्कुल सर। ये ये जो भावना ज्ञान जो अभी आप, आज हुआ वो इस कोर्स का पार्ट नहीं था, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे जो पेरेंट्स रहे, उनसे मैंने जो सीखा, जो भाव सीखा, वही मैं आप तक शायद पहुंचा पा रही हूँ। ये ये आपका भाव ही है सर, जो आप पहले दिन से लेकर अपनी फ्री क्लासेस में इतना कुछ दे जाते हैं, शायद वो उसका मूल्य ही नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ का कोई मूल्य नहीं है। थैंक यू सो मच इसके सर। लिए मैं आपका मुझे थोड़ा मैं अचानक आज आपका मैसेज देखा तो मैं फ्री था जो ज्वाइन किया। तो मैं स्पेशली इसलिए अभी तक बैठा हूँ कि बाकी लोगों को ये मैं संदेश दे सकूं कि आप लक्की होंगे अगर मैडम से आप ये सब कुछ सीख सकेंगे। सर ये और मैंने मैं नहीं तो बोला ना लक्की हूँ। आपको बात करने के लिए, मैंने नहीं फोर्स किया ना। मैडम मैं तो आपकी बहुत क्लासेस मिस कर गया, वो आपके पूरे कोर्स मेरे पास हैं कि मैं उसको पूरा भी नहीं देख सका, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कोई लेकिन बात। जितना देखा है उसको अप्लाई किया है
और उसके रिजल्ट मेरे को बहुत ज्यादा पहले से बेटर आए हैं। जी जी, मैं तो बोल फिर रहा हूँ से कि मैं ज्वाइन 20 कर साल से लीजिए। इस फील्ड में हूँ, 20 साल से हूँ, लेकिन मैं अभी तक ये कहता हूँ कि आपसे जो सीखा मैंने वो 20 साल में भी नहीं सीखा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं आई एम लकी, आई एम ऑनर्ड दैट आई एम ए थैंक यू सर, स्टूडेंट ऑफ योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। विद्या कामली जी। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैं भी यही बोलना चाहूंगी मैम, मैंने भी वास्तु का क्लास किया है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और अलग अलग जो बातें मैंने आज सीखी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरे दो तीन क्वेश्चंस है मैम, कि यस। जैसे कि मैंने पहले जो सीखा, उसके बाद मैंने जो शुरू किया वास्तु के लिए, तो एक दो क्वेश्चंस मेरे सामने आए जिसको मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बोलिए। यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बस इतना बताना कि वो कोर्स में है क्या। जी जैसे जी कि जी। एक कपल है 45 इयर्स के, तो अच्छा तो चल रहा है, लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम है। तो वो कौन से पद में आता है? जैसे कि जोन मुझे पता है, वो जोन में मैंने बताया, लेकिन वो नव दाम्पत्य के लिए अच्छा है। अभी ये जो एल्डर एज के हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, वो है उनके उन। लिए देखिए, अगर देखा जाए तो जो मास्टर ऑफ द हाउस होता है, मास्टर ऑफ द हाउस किसको बोलते हैं? गृह स्वामी हो सकता है, या हम्म। जो बुजुर्ग दंपति होते हैं उनको, अगर जो आप बोल रहे हो, जिस विषय पे बात कर रहे हो, उसमें अगर हम्म। उनको और आगे बढ़ना है, जो बोल रहे हम्म। हो, अगर उसको हम्म। सेक्सुअली कोई भी इशू आ रहा है और उसी हाँ। को लेके उनको सुधार करना है, बेशक उनको जी। एज हो गई है, तो भी हम्म। वो नव दंपति वाले अगर जगह पर जाकर सरवाइव, मतलब जोन में अपना बेड बना हम्म। लेंगे, तो वो, मैंने जैसे बताया, उस देवता की एनर्जी क्या है, वो वही चीज देगा, अट्रैक्शन क्रिएट करेगा दोनों में। अट्रैक्शन। जी। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं होगा, आपको बाकी चीजें भी कुछ थोड़ी बहुत देखनी होंगी, कहीं कोई और विषय तो नहीं हो रहा है उनके बीच में, हम्म। कोई एलिमेंट हाँ। तो कहीं उनके बीच में फाइटिंग नहीं कर रहा है, वो चीजें भी हम्म। होंगी। लेकिन अगर अट्रैक्शन क्रिएट करना है, तो जहां नव दंपति को सुलाया जा सकता है, अगर किसी भी एज के पर्सन को वहां सुला देंगे तो एक्टिविटी वो वही करने लगेगा। मैंने जैसे बताया, आपके पास जो पोटेंशियल है आप वही देंगे, उसके अलावा आप नहीं देंगे। भिखारी 1 करोड़ रुपया किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। ऐसे ही जो एनर्जीज हमारे घरों में काम करती हैं, उनकी अपनी अपनी एक डिग्निटी है, उनके पास एक ट्रेजर है, उनकी अपनी एनर्जी का, वो हाँ वही देंगे, सिंपल एज दैट। जी। जी, थैंक यू मैम। और ओके। दूसरा मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी अभी अगर मेरा एग्जाम्पल ले लूं मैं, तो जी। मैं तो अभी अभी तक रेंटेड घर में ही रहती हूँ। तो क्या होता है कि अभी मेरे जो बेटे ने अभी रिसेंटली सुसाइड किया है। ओ, एक एक ही बेटा था मेरा, मैंने तो वास्तु भी किया था फिर भी। कितना एज था उसका? 24। ओ, हाँ। तो सॉरी। अभी मेरे जीवन, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, तो अभी मेरे जीवन में तो ये नहीं। विद्या मैम, मैं आपसे, आपके क्वेश्चन मत बताइए मुझे, आप सिर्फ मेरे कोर्स से जुड़िए, आप अकेले नहीं बोलेंगे अपने आप को। मैं ये बता रही हूँ, आपके सारे क्वेश्चन और पर्सनली मेरा सपोर्ट आपको रहेगा, और ये मेरी हाँ, मुझे वही मन से पूछना था। रहता है कि मैं किसी को, जब जिसकी लाइफ में ऐसी हो, स्पेशली फीमेल के लिए, मैं कभी बैक फुट पे नहीं जाती। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये मुझे क्वेश्चन कोई आगे। बड़ी चीजें नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जुड़ जाइए इस परिवार से। मैं पैसे जी। के लिए नहीं कहूंगी, मैं आपकी भावनाओं को कद्र कर रही हूँ, और आपकी फीलिंग्स को मैं जान पा रही हूँ कि आपने कैसे सरवाइव किया होगा। आई कैन हम्म। अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ना करते हुए सिर्फ आपसे ये कहती हूँ, आप सिर्फ मुझसे जुड़ जाइए, और एक बड़ी बहन, एक कुछ भी आप मान लीजिए, आपको आगे बढ़ाने का काम मेरा, गारंटी देती हूँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर आप 8,000 इकट्ठा पे नहीं कर सकते, तो 4,000 जब नेक्स्ट कोर्स आएगा उससे पहले डिपॉजिट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ हाँ, बेशक वैसे नहीं मुझे कराए। एक्चुअली पूछना था। कोई तो बात नहीं, आप कर वही। सकते ठीक है, हैं। ओके, थैंक यू। डोंट वरी विद्या मैम, आई एम यस। ऑलवेज। कोर्स में आए तब भी, अगर नहीं आए तो भी मेरा आपके साथ फुल सपोर्ट है।
नहीं, मैं कोर्स में आऊंगी क्योंकि मुझे ना मोक्ष के और जाना है। नहीं, मंत्र तो मोक्ष की हमारे ओर पास नहीं है। जाना, सॉरी, गलत आप बोल रहे हो। मोक्ष की तरफ क्यों जाना है? आप समझ रहे हो आप क्या हो? लव योर सेल्फ। आप हम्म। भगवान का बनाया हुआ इंसान स्वरूप हो। कितने लोग बनते हैं, पता है कितनी योनियों के बाद मनुष्य प्राण मिलता है? कैसे मोक्ष पे जा रहे हो? मोक्ष देना ऊपर वाले का काम है, कर्म करना हमारा सिद्धांत है। हम्म। कर्म ऐसे करिए, मोक्ष आप यहीं जी के जाएंगे। जी और जी मेरे जी। साथ नहीं जुड़िए, मैं नहीं, मैं एक आपको बात बोल देता हूँ मैम, कर्म सॉरी। में ही मोक्ष जाएंगे, डोंट वरी। जी सर। नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पंचम काल महा दुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई। तो अभी तो आप पंचम काल में जी रहे हो, मोक्ष तो आपको नहीं। किसी को भी नहीं मिलेगा। हम बस इतना दुआ कर सकते हैं हमें अच्छी गति मिल जाए। हाँ अभी तो हाँ। वक्त आना है जब इंसान मिर्ची के पौधे से छोटा हो जाएगा। 12 साल की करेक्ट। लड़की माँ बनेगी और 32 साल की उम्र होगी इंसान की, और अच्छे लोग भूमिगत हो जाएंगे, तब कल्कि का अवतार होगा। तब इस पृथ्वी का विनाश होगा। तो अभी तो हम कलयुग के प्रथम चरण में, अभी पंचम चरण में आएंगे। तो अभी पंचम काल चल रहा है मैम। हमें मोक्ष नहीं जाना है, जितनी लाइफ है उसे अच्छे से जीनी है और एक अच्छी गति लेनी है। तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं। कोई भी कहते मोक्ष मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। किसी शास्त्र में किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दे सकता हूँ। मैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ। जैनिज्म में कहीं नहीं लिखा हुआ पंचम काल में मोक्ष जाएगा। ऑल दो मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बट रिसर्च करता हूँ, तो कहीं मोक्ष नहीं मिलेगा मैम तो हमें। मोक्ष अभी नहीं चाहिए मैम, अभी बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। आप इसीलिए आज इस क्लास से जुड़े हो। आपके हाँ सर। प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, आपकी दशाएं जरूर चेंज हुई हैं, और ईश्वर ने आपके लिए एक हाथ भेजा है। देखिए, हम माध्यम मात्र होते हैं। आपको मोटिवेशन की जरूरत है। मेरे को नहीं पता आप क्लास से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक औरत होने के नाते, मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगी, आपको मोटिवेट करूंगी, और आपको आगे बढ़ने का, जीने का तरीका सिखाऊंगी। जरूरी नहीं है, हर किसी के इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है। तभी वो, हाँ हाँ। जब हम दुख में होते हैं ना, तो हमेशा स्ट्रोंग होना चाहिए। जो दुख में टूट गया वो अपना भी नहीं हो पाता। सो लव योर सेल्फ, मैं एक ही सूत्र देती हूँ अपने बच्चों को, ओनली लव योर सेल्फ। फिर देखिए किसकी मजाल है। ईश्वर उसी के साथ है जो खुद के साथ है। कोई होप लूज मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। वो देखिए, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, कोई यहाँ अमृत पी के नहीं आया। लेकिन हम मैनिफेस्ट ऐसा करेंगे कि हम कुछ करके जाएं, और उस ईश्वर के पास जाके कहें कि जो काम आपने करने भेजा था ना, आंख में आंख मिलाकर आप बोलेंगे कि वो करके आए। ये है जीना। सीख लीजिए इसको, बहुत कुछ है लाइफ में अभी करने के लिए। आपकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मोक्ष भी नहीं मिलता है। बहुत जो साधु महात्मा तपस्या करते हैं, उनको भी गारंटी नहीं है मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। डोंट वरी मैम, आई एम ऑलवेज विद यू। एनी थैंक टाइम यू यू कैन टॉक टू मी, मैम। ओके? थैंक यू मैम। जी जी, रश्मि मैम हाँ पूछिए। जी, नमस्कार मैम। मैं तो नमस्कार। दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ, हमेशा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं लास्ट 5 मंथ से आपसे जुड़ी हूँ, बट मैंने अपने जीवन में इतने परिवर्तन देखे। मैंने वास्तु नहीं सीखा हुआ था, बट मैं जब पहली बार आपका ऐसा ही वेबिनार किया तो लगा कि मैं जो चाहती थी और जैसा मेंटर चाहती थी, उससे भी बढ़कर आप हो। तो मुझे लगा भगवान ने सही समय पर सही व्यक्ति से सही जगह मिलवाया है। तो मुझे लगा अब जो मिल गया तो ना छोड़ेंगे हम। और ये कि ऐसा नाता है, उसको हम तोड़ेंगे नहीं, अब कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा नाता है। और मैम आज की क्लास भी बहुत सुपर हिट रही। मैम ऐसा गया जैसे कि आपने वास्तु को, मतलब वास्तु हमें तो दे रहे हो, पर आपने वास्तु को जिया हुआ है, वास्तु को पूरी तरह पिया हुआ है मैम आपने। और वो ऐसे ऐसे आपके अंदर से गागर में जैसे वो छलकता है ना, हर चीज वो छलक छलक के आता है मैम। तो हम लोग जब उसकी बौछार में जाते हैं, उसमें सराबोर होते हैं, उसको पीते हैं, वो थोड़ा सा जो अमृत प्रसाद मिलता है मैम, जब उसमें थोड़ा सा जीते और जिलाते हैं, अपने जीवन में थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, तो लगता है कि पता नहीं कायाकल्प ही हो रहा है। तो मैम आपके लिए तो शब्द नहीं है। वाकई में मैं सभी को यही कहूंगी कि इतने थोड़े से, मतलब ये अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, उसमें हमें एक इतना बड़ा खजाना मिलने जा रहा है, एक अनमोल रत्न। मैम तो है ही, बट वो जो अनमोल चीजें हमें कोहिनूर रूप में हमारे तक आती हैं, तो उसके लिए शब्द तो नहीं है मैम, अवर्णनीय है। मैम का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, शब्द नहीं बने हैं मैम के लिए। भगवान ने उनको इस तरह से, उनके गुरु ने भी तराशा है। मैम अपने गुरु को हमेशा नतमस्तक होती रहती हैं, हमेशा।
वो हर चीज की शुरुआत ही गुरु से करती है। आज वो मंदिर की पूजा में भी यही कह रही थी कि अपने गुरु को पहले वहां स्थापित करो। तो जो व्यक्ति अपने गुरु से इतने गुर लेकर हमारे तक आया हुआ है और हमें वो परोस रहा है, तो हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते, क्या क्या करें, कब तक करें, कितना करें, क्या क्या कहें। तो शब्द नहीं आप मैम। सभी आगे बढ़िए, अपने अपने करियर में आगे बढ़िए, आप अपनी अर्निंग शुरू कीजिए, मेरा एक ही मोटिव है। मैम ऐसा ही होगा, आपने यही कहा। हो, यही मेरी तरफ से एक टीचर होने के नाते मैं अपने हर बच्चे को सक्सेसफुल होते देखना चाहती हूँ। बस यही मेरा एक प्रण है। अगर कोई प्रोफेशनली नहीं जाना चाहता तो एटलीस्ट अपने घर को संपन्न बना ले। वो इतनी रॉकेट साइंस ना बन जाए, ये विद्या विद्या ही रहे, ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। शुक्राने मैम, ये शुक्राने। आपका प्यार है टुवर्ड्स मी, और बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ एक मैम टीचर वो होने के भीतर से ही झलकता है, आपको नाते। देखते ही ना। और अच्छे जब बच्चे आपकी रहिए। आवाज आती है बहुत मोटिवेशन मिलता है मैम, ऐसा लगता है बस आपको सुनते रहे और आप ही में ही खो जाए पूरी तरह। ये मेरी थैंक यू फीलिंग सो मच। है। ये सब आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है जी। रूमा दत्ता जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सर ने मैम ने सब कुछ बोल दिया। मैं यार क्या बोलूं। आप जी। मुझसे कुछ भाषा भी नहीं है बोलने के लिए। आपके मैं वास्तु क्लास और एक किसी से सर से किए थे, लेकिन इतने डीपली मुझे कुछ नहीं, मैंने मेरे दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं था। मैं फिर बीच में छोड़ दिया था। लेकिन आपका ये फ्री क्लास जब ज्वाइन किया है, मेरे वास्तु क्या चीज है ये मुझे पता चला, ये अरे कैसे वास्तु होता है। थैंक यू सो लेकिन मच। ये आपने इतना अच्छा मेंटर हो जो आपको बता ही नहीं सकते सब। मैं आपका आभारी हूँ। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अभी 9 साल से एक घर में रहता हूँ, रेंट में। हम्म। मैंने आपने आपने बोला जो वास्तु जो ईस्ट से वेस्ट लॉन्ग ज्यादा होता है, तो उससे श्रद्धा श्रद्धा भक्ति ज्यादा होता है। ज्यादा इसका होता है। माने अर्निंग ज्यादा कम होता है। हाँ। ये मुझे अभी पता चला कि इस मैंने हम जब इस रेंट में आए थे, मेरे हम्म। जब से इस घर में रहना शुरू करा, तब से मेरा अर्निंग कम हो गया। मैंने हाँ। ज्यादा ज्यादा मैं पूजा पाठ में ज्यादा मैंने ज्यादा श्रद्धा हो रहा है, लेकिन अर्निंग बहुत कम हो रहा है। सभी से लॉस हो रहा है। अभी पता चला क्यों हो रहा है। इसलिए आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जे आपने आप लेकिन इतने सर ने बहुत मैंने सीखा बहुत, लेकिन ऐसे डीपली मुझे कोई नहीं पता है। लेकिन हम कोई मैंने बात नहीं। और सीख लीजिए और अपने घर को अच्छा बनाइए, अपनी अर्निंग शुरू कीजिए, काम करिए और अपने आप को ग्रो करिए। वास्तु इसी का नाम है। ऐसी हाँ चार मैम। दीवारें जहां रहकर हम उन्नति कर सके, ग्रो कर सके, सिंपल सी परिभाषा है। इससे जो इसका तो कुछ और कुछ किया नहीं जाता ना इससे। सॉरी मैम। इससे सॉल्यूशन कुछ है क्या मैम? सॉल्यूशन मैम, जब आप, मैंने बताया था सॉल्यूशन भी क्लास में, कि जब आप अपना दर वो बनाते हैं, अब और भी कुछ नहीं, दर वो भी बन चुके हैं आपके मकान में, अंदर कमरे भी बन चुके होंगे ना। हाँ हाँ तो जो आप फर्नीचर रखना चाहते हैं उनको हाँ। नॉर्थ और साउथ लॉन्गर एक्सिस के टूवर्ड्स अरेंज कर लीजिए, तो भी एनर्जी चैनलाइज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है अब मैम। दीवारें तो नहीं चेंज कर सकते आप, फर्नीचर से उसको अलाइन करने की कोशिश कीजिए, है ना। ठीक। जैसे लंबी आप लिविंग एरिया को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप सेंटर टेबल जो रखेंगे उसमें नॉर्थ टू साउथ लंबाई ज्यादा रखिए सेंटर टेबल की, तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा। ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय करके हम लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। जी। और सर मैम क्लास नेक्स्ट क्लास कब कौन सी मंथ से शुरू होगा, स्टार्ट होगा? ये कमिंग 24 से, मतलब डे आफ्टर टुमारो, मतलब 24 तारीख से, परसों से क्लास शुरू हो रही है। सेम टाइम पे रहेगी। 1.5 आवर की क्लास रहेगी। हाफ आवर आपका मे बी जो भी डाउट्स रहेंगे, नहीं तो 12 to 1:30 तक क्लास रहेगी, क्योंकि मेरा भी आगे का शेड्यूल ना बहुत टाइट रहता है, तो बिल्कुल स्टिक ऑन टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग ही 12 o'clock मंडे टू फ्राइडे क्लास, और 24 नवंबर जो परसों के दिन से शुरू हो रहा है। आप अच्छा पे अच्छा। कर सकते हैं, एनरोल कर और सकते हैं।
दोनों कोर्सेज में अगर आप एक 8,000 पे नहीं कर पा रहे तो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। 4,000 अभी दे दीजिए, 4,000 जब वो कोर्स स्टार्ट होगा तो 1 वीक पहले आपको डिपॉजिट कराना होगा, उसका आपको अच्छा बता अच्छा। दिया जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार ऐसे होता है कि आप एक साथ नहीं कर पाते हैं तो आप पार्ट पेमेंट भी यूज कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन ठीक है दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, वो आप लेके और अपना जो भी पेमेंट है उसका अगर आपने कर दिया तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा और लिख ठीक है मैम। दीजिएगा अपना नाम और ये, क्योंकि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही हैं, तो वो चीज ना हो। अपना पैसा जरूर बता के दीजिएगा, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन, फिर आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में ही आपको सारी डिटेलिंग होगी, आपको ऐप का एक्सेस दिया जाएगा, उसी पे ही आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो सारा लिंक वगैरह आपको दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड आपको। थैंक यू सो मच। थैंक सर आर यू देयर? जी शोभा जी, ओके आप रह गए। कहाँ हैं आप जी? जी जी मैम अनम्यूट नहीं हो रही। हेलो, हो, आवाज आ रही हाँ है? जी जी जी। हाँ मैम, एक्चुअली अभी अभी आपका लेक्चर सुना मैंने, तो आपने जिस तरह से भगवान के लिए बोला, मंदिर के लिए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। प्लीज हेल्प मी। मैं जरा सा आपको मेरा भगवान का दर्शन कराना चाहती हूँ। एक क्या पूछना चाहते हैं मैम? सॉरी, आप अनम्यूट हो गए हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा। हाँ, जी मैं जी एक्चुअली आपको दिखा रही थी मेरा मंदिर। जी। मेरे को लगा जो बैठे हैं आपके साक्षात, वो तो साक्षात ही दिखे, मुझे लगा उनको दिखा रहे हो आपके भगवान। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। तो मैं जी जी जी। उनसे उनसे देखो बोल कितने रही थी। कलरफुल बैठाए हैं आपने, बहुत सुंदर है। बिल्कुल शत शत प्रणाम, कोटि कोटि मैम नमन। एक्चुअली मिस्टेक खाली आपकी बातों से यही लगी, या ऊपर देख लीजिए, अभी आप ऊपर की तरफ मेरे भगवान को देख हाँ लीजिए। देखिए, आपने पैर रखे हुए हैं दूसरे भगवान के ऊपर। हाँ कुछ तो मैम भगवान तो एक्चुअली आपके ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। मैं आप क्लास में आएंगे ना तो आप हंसोगे, स्टोरी सुनाऊंगी एक आपको ऐसी, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब टाइम है नहीं, मैम नहीं तो एक्चुअली क्या हो गया कि स्टोरी से ही शुरू यहाँ करती छोड़ हूँ। के ना और कहीं भगवान रखने की जगह है नहीं, बाकी जैसे पूरा एग्जैक्टली, उसी के पीछे फ्लोर है। स्टोरी सुनाऊंगी मैं। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मैं अभी और कहाँ ले जाऊँ भगवान को, हाँ, फोटोज को। भगवान से पूछ लीजिए आप, उनकी स्थिति सच बोल। देखिए, वो बेचारा कोई टेढ़ा बैठा है, कोई क्योंकि इतने घुस गए हैं अंदर। छोटा सा हाँ। एक ही जगह कमरा है, हमने उसी में। आप सब तो अपने अलग अलग बेडरूम में रहते हो, बच्चों के लिए अलग है, आपके लिए अलग है। वो बेचारे एक ही कोने में, किसी का डमरू बजे तो दूसरे का कंधा छिल रहा है, किसी का तीर चलाने का मन हो रहा है तो उसका कंधा छिल रहा है, वो तो ना डांसिंग नहीं मोड में मैम बैठा। देख, मैम एक फायदा है कि मैं अपने भगवान से कुछ भी मांगती हूँ ना, तो मुझे ऊपर वाले भगवान से फोटो पे से फूल गिरता है मेरे सर पे। तो मेरे ऊपर वाले ओ, तो वो ऊपर भगवान। आपको वो देखिए, वो गिराने के लिए बैठा दिए। ऐसा नहीं, थोड़ा सा उनकी भी सम्मान की बात हम्म, करिए। और नहीं मैम, अगर मेरी इसलिए बात मैंने आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा हम्म बनाइए, या ऊपर ही बड़ा बना दीजिए, उनको छत पे तो मत रखिए। ठीक है मैम, अब आगे कुछ सोचती हूँ क्या कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। चलिए, ओके सर, क्लास करें, वाइंड अप करें? श्योर मैम, क्लास वाइंड अप करते हैं। जी तो कोर्स की ऑलरेडी डिटेल जो है ग्रुप में आ जाएगी आपको, तो यू कैन एनरोल इट आउट। कल सुबह 12 बजे क्लास स्टार्ट है। उसके बाद वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो पता नहीं ये मौका अगले 5 महीने बाद सेम टाइम पे आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बिकॉज 5 महीने मिनिमम लगेंगे हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। और अगर आपको ये लगता है कि रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाएगा तो आप गलत है। हमारी रिकॉर्डिंग का एक्सेस हम पूरे जिंदगी भर के लिए, वर्ड में फिर गलत बोलता हूँ, लोग लाइफ टाइम बोलते हैं, बट मैं उसे लाइफ टाइम नहीं बोलूंगा। I don't know what is going to be happen to me in the next day, next time, but yes, I have make sure that कि कम से कम 7 साल तक तो आप लोगों के पास एक्सेस रहे मिनिमम। ऑल्दो मैंने 99 ईयर्स का एग्रीमेंट की कर रखा है प्रोवाइडर से, बट स्टिल आई प्रॉमिस दैट कि 10 साल से लेके 7 साल तक आपका एक्सेस रहेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे ना चले, चाहे एनीथिंग हैपेंस टू एनी टीम मेंबर, एनीथिंग समथिंग लाइक दैट।
सो आप लोगों के पास रहेगा एक्सेस, तो आप रिकॉर्डिंग से बहुत आराम से कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रखते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज नहीं करते हैं। आप क्वेरीज पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। माई टीम इज ऑलवेज देयर, मैम इज ऑलवेज देयर। अगर किसी का कोई रिवर्ट नहीं आता, यू कैन एस्केलेट टू मी, माई नंबर इज विद यू, यू विल गेट इट डन। कोई आपको दिक्कत हो रही है, बट एक ही चाहिए कि आप प्लीज पढ़िएगा जरूर। कम फीस का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। के पीछे ऑलरेडी मैंने कल सेकंड क्लास में बता दिया था, मैं कभी बताता नहीं हूँ ये बात, कि मैंने अपने गुरु को वचन दे रखा है तो मैं उस वचनबद्ध हूँ। तो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म जिसमें मेरा नाम जुड़ा होगा, वहां पे कभी हाई फीस आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ इस एजुकेशन को सस्ते रीजनेबल प्राइस में देने के लिए। और गुरु को ने वो गुरु दक्षिणा ली है, मेरे गुरु ने, तो वो गुरु दक्षिणा मैं दे चुका हूँ, तो आपको कभी नहीं मिलेगा रीजनेबल प्राइस के बगैर कोई भी चीज। तो प्राइस कम का मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। प्राइस कम का मतलब ये वी वांट टू मेक इट अफोर्डेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। हम ट्राई कर रहे हैं जितनी ज्यादा हम इस बारे में बातें लोगों तक पहुंचा सके, अपने रूट्स तक लोगों को वापस ला सके, रादर देन हम वेस्ट में जाए। हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय रूट्स, हमारे साहित्य, हमारे जो ग्रंथ हैं उन तक ला पाया। तो अब इससे ज्यादा मैं अब आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप खुद समझदार हैं, आप अपने डिसीजन लेने के लिए खुद काबिल हैं। मिलते हैं आपसे आपके बैच के लिए, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।